Hello everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is doing fine. In today's particular lecture, we are studying about the drugs which are used in anesthesia and operation theater technology. So हम उन drugs को आज पढ़ेंगे जो कि एनेस्थीसिया और ओटी में यूज होते हैं। उस केस में हम जो है ड्रग्स को तीन डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। वन विल बी द प्री मेडिकेशन, यानी वो वाले ड्रग्स जो कि हम एनेस्थीसिया देने से पहले यूज करते हैं। उसके बाद द सेकेंड वन विल बी द एनेस्थेटिक ड्रग्स, जिनको हम एनेस्थेटिक्स भी कह सकते हैं, यानी वो वाले ड्रग्स जिनसे हम एनेस्थीसिया देते हैं बेसिकली। एंड थर्ड वन दैट वी विल बी स्टडीइंग विल बी द इमरजेंसी ड्रग्स, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि हम तभी यूज करते हैं जब किसी टाइप की कोई इमरजेंसी हो थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इस केस में हम इन तीन कैटेगरीज में ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस प्री मेडिकेशन एंड देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनेस्थेटिक्स एंड लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इमरजेंसी ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद दिस पर्टिकुलर थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अबाउट द ड्रग्स विच आर इंक्लूडेड इन द प्री मेडिकेशन, यानी प्री मेडिकेशन में कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इंक्लूड हो सकती हैं। प्री मेडिकेशन में हमारे पास मल्टीपल क्लास ऑफ ड्रग्स हो सकते हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं इन केस ऑफ आवर प्री मेडिकेशन। जैसे सबसे पहले इसमें आते हैं जिनको हम कहते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन जो होते हैं ये सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिडेशन, एमनीशिया या फिर एंग्जाइटी वगैरह को कम करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं अल्फा 2 एंटागोनिस्ट्स। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये भी सिडेटिव्स में ही आते हैं और ये भी एंक्सियोलिटिक्स में ही आते हैं, और इसके अलावा ये एनाल्जेसिया वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आते हैं हमारे पास ओपियोइड्स या ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी आप जिनको बोल सकते हो। तो ये वाले वो ड्रग्स हैं जिनसे हम पेन रिलीफ कर सकते हैं, इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा हमारा फेंटेनिल आएगा या फिर हमारे पास आता है हमारा मॉर्फिन वगैरह। सो उनको आप इंक्लूड कर सकते हो इन केस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ठीक है। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट में हमारे पास आता है क्लोनिडीन, आता है काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला ड्रग, और इसके अलावा डेक्समेडिटोमाइडिन जो आता है वो भी इसी में इंक्लूड किया जा सकता है। सो डेक्समेडिटोमाइडिन कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द अल्फा 2 एंटागोनिस्ट। और बेंजोडाइज़ेपिन्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है मिडाज़ोलैम आता है, इसके अलावा हमारे पास आता है डायज़ेपैम आता है, और इसके अलावा हमारे पास लोराज़ेपैम आता है। सो इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स में। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं ये वो वाले ड्रग्स हैं जो सिक्रीशंस वगैरह को कम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ग्लाइकोपाइरुलेट आता है, और इसके अलावा इसमें हमारे पास एट्रोपिन आता है। और इसके अलावा हम ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं एंटी इमेटिक्स इन केस ऑफ आवर यू कैन से प्री मेडिकेशन। ये वो वाले ड्रग्स हैं जिनसे हम जो है नॉसिया, वोमिटिंग वगैरह जो होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आएगा ऑन्डेंसेट्रॉन आता है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें। इसके अलावा आप रेंटिडीन, पेंटोप्रोजोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो जो कि हमारे जीआई ट्रैक में अल्सरेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उनको हम एंटी अल्सर ड्रग्स भी कह सकते हैं या एंटी अल्सर एजेंट्स भी कह सकते हैं। इसमें पेंटॉप आता है जिसको पेंटोप्रोजोल जिसका फुल नेम है, और रेंटिडीन वगैरह इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। मेडिकेशन के बाद हमारे पास आते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं जिनको आप एनेस्थेटिक्स भी कह सकते हो, ये वो वाले ड्रग्स हैं जिनसे हम बेसिकली एनेस्थीसिया देते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं वी कॉल देम एज इंड्यूसिंग एजेंट्स। इंड्यूसिंग एजेंट्स में हमारे पास दो आते हैं। वन इज़ नोन एज द इंट्रावीनस वंस। इंट्रावीनस जो होता है ये वो वाले हैं जिनको हम वेन्स के अंदर दे सकते हैं, और दूसरे जो हमारे पास आते हैं उनको हम कहते हैं इनहेलेशनल वंस। इंट्रावीनस में हमारे पास आता है जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपोफॉल हो गया, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला ड्रग। इसके अलावा हमारे पास इसमें आता है एटोमिडेट आ सकता है। इसके अलावा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हो केटामीन को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है थियोपेंटोन या थियोपेंटल भी जिसको आप कह सकते हो, या सोडियम थियोपेंटोन भी जिसको आप कह सकते हो। इनहेलेशनल में हमारे पास आता है सिवोफ्लूरेन आ सकता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास डेस्फ्लूरेन आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास आइसोफ्लूरेन आ सकता है।
हैलोथिन भी होता था यूज़, बट वो उतना ज़्यादा कॉमनली अब यूज़ नहीं होता। नाइट्रस ऑक्साइड को भी आप इनहेलेशन एजेंट्स में यूज़ कर सकते हो, बट वो एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, उससे सिर्फ पेन रिलीफ होता है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं ओपियोइड्स को। ओपियोइड्स में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल फेंटेनिल हो गया, या फिर हमारे पास सूफेंटेनिल होता है, या फिर हमारे पास जो है रेमिफेंटेनिल होता है वगैरह। इन सब को आप यूज़ कर सकते हो इन केस अगर हम उनको ओपियोइड्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। या हाइड्रोमॉर्फोन हो गया, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा एनेस्थीसिया ड्रग्स में हमारे पास आते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं इनको हम कहते हैं मसल रिलैक्सेंट्स। इनमें हमारे पास बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे सक्सनाइल कोलिन हो गया, या फिर हमारे पास आता है वेक्यूरोनियम आ गया, रॉक्यूरोनियम आ गया, एट्राक्यूरियम आ गया। इन सब को जो है हम मसल रिलैक्सेंट्स कहते हैं, तो ये भी एनेस्थेटिक ड्रग्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं इसमें लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स भी आप बोल सकते हो, हालांकि उनको हम जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ नहीं करते, बट अगर हमें फॉर एग्जांपल लोकल ब्लॉक देना है, या स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है, या बाकी किसी भी टाइप का लोकल ब्लॉक देना है जनरल एनेस्थीसिया को छोड़ के, तो उस केस में हम लोकल एजेंट्स को भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है लाइडोकेन, हमारे पास आता है बिप्यूवेकेन, हमारे पास आता है रोप्यूवेकेन एट्सेट्रा। सो इन सब को हम इंक्लूड कर सकते हैं इन केस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। हमारे पास रिवर्सल एजेंट्स भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बेंजोडाइजेपिन्स दिए, तो बेंजोडाइजेपिन्स को रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल उसका कोई मान लो टॉक्सिक डोज हो गया, या फिर रिएक्शन होने लग गया, तो हमें इसको रिवर्स करना है। तो वी हैव अ ड्रग दैट इज़ नोन एज फ्लूमेजेनिल। फ्लूमेजेनिल जो है ये रिवर्सल है फॉर द बेंजोडाइजेपिन्स। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने ओपियोइड्स दे दिए किसी पर्सन में, और ओपियोइड्स का एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या आप बोल सकते हो कि उसका इफेक्ट ख़त्म करना है, सो वी कैन यूज़ अ ड्रग दैट इज़ नोन एज नैलोक्सोन। इसी तरीके से अगर मसल रिलैक्सेंट्स किसी पर्सन में दिए गए होंगे, आपने मसल रिलैक्सेंट दिया और मसल रिलैक्सेंट जो है उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है, सो इन दिस केस वी कैन यूज़ अ ड्रग दैट इज़ नोन एज सुगामाडेक्स, या फिर आप यूज़ कर सकते हो नियोस्टिगमीन। लेकिन नियोस्टिगमीन के केस में जो है हमें पहले वेट करना पड़ेगा ताकि ड्रग का इफेक्ट ख़त्म होने लगे, फिर जाके जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है, जो बचा हुआ इफेक्ट होता है, उसमें नियोस्टिगमीन काम करेगा। इसके अलावा हमारे पास एमरजेंसी ड्रग्स भी आते हैं। एमरजेंसी ड्रग्स वो वाले ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि इंक्लूड किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग जिसको हम कहते हैं टर्मिन, या फिर हम उसको कह सकते हैं मेफ, या फिर मेफिन टर्मिन भी उसको कहा जाता है। ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। अगर किसी पर्सन में हाइपोटेंशन होता है तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन हो गया, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो उस केस में वी विल बी यूजिंग नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी। इसी तरीके से हमारे पास एट्रोपिन आता है विच कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एमरजेंसी ड्रग्स। हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिजोन आता है विच कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द एमरजेंसी ड्रग्स। हमारे पास आता है ट्रेमाडोल विच कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एमरजेंसी ड्रग्स। हमारे पास आता है ज़ाइलोकार्ड विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एमरजेंसी ड्रग्स। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट दीज। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमरजेंसी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो है इन्हीं ड्रग्स में से ट्राई करेंगे कि ड्रग्स के बारे में कुछ ड्रग्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम द बेंजोडाइजेपिन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, और इसके अलावा ये एंक्शियोलिटिक्स भी हैं। दैट मीन्स एंग्जाइटी वगैरह जो होता है उसके लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा इनको एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी इनमें हैं, यानी अगर किसी पर्सन में कन्वल्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत मसल रिलैक्सेशन भी करवाते हैं, तो उस केस में भी इनका इम्पैक्ट रहेगा। और इसके अलावा ये एमनीशिया भी क्रिएट करते हैं। एमनीशिया या एमनीजिया भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। व्हाट इज़ दिस? बेसिकली जब पेशेंट सर्जरी में जाता है तो सर्जरी वाला जो इवेंट होता है वो डेफिनेटली एक पेशेंट के लिए आप बोल सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल
या आप बोल सकते हो पोस्ट ऑपरेटिवली उसका इफेक्ट रह सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करता है, जिसको हम एमनीशिया कहते हैं। अगर देखा जाए तो बेंजोडाइजेपिन्स को हम प्राइमरली प्री मेडिकेशन में यूज़ करते हैं, बट इनको हम इंड्यूसिंग एजेंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो इफ़ेक्ट बढ़ा सके। और इनका जो मेन काम होता है वो थ्रू गाबा रिसेप्टर होता है, दैट इज़ गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसमें जो अल्फा सब यूनिट होता है उसके ऊपर रिसेप्टर होता है हमारे बेंजोडाइजेपिन्स का, और उसकी वजह से हम इनसे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करवा सकते हैं, स्पेशली इनहिबिटरी इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो। जो ये बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं इनमें कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंटली आपको पता होने चाहिए। लेट्स स्टडी अबाउट देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इन केस ऑफ एनेस्थीसिया, दैट इज़ नोन एज द मिडाज़ोलैम। सो मिडाज़ोलैम जो है, जैसे कि इसको हम बेंजोडाइजेपिन्स में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये एक बेंजोडाइजेपिन है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला बेंजोडाइजेपिन है। इसमें अगर देखा जाए तो ये 1 mg/ml के हिसाब से भी आता है हमारे पास, और ये वाइल में आएगा। इसके अलावा हमारे पास ये 5 mg/ml के हिसाब से एम्प्यूल्स में भी आ सकता है। आइडियली हम ज़्यादातर 1 mg/ml को ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम 5 mg/ml को यूज़ करेंगे तो हम इसको जो है मल्टी डोज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी डोज में वाइल्स वगैरह भी यूज़ की जा सकती हैं, और सिंगल यूज़ में हम एम्प्यूल्स को यूज़ करेंगे। और 1 mg नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं ये डोजेज, लेकिन अगर हमारे पास 5 mg/ml आता है तो हम इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के मामले में इसके सिरप्स भी आ सकते हैं, जिसका जो कंसनट्रेशन होता है वो होता है 2 mg/ml, और ये सिरप्स जो होते हैं पीडियाट्रिक प्री मेडिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, अदरवाइज ये अडल्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर देखा जाए प्री मेडिकेशन जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अगर आप इसको मिडाज़ोलैम को यूज़ करते हो, और प्री मेडिकेशन में ये 0.5 से लेके 2 mg तक हम दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, एंड इसको टाइट्रेट भी किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर हम चाहे तो थोड़ा बहुत बाद में भी दे सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं इसका इफेक्ट। इंडक्शन के लिए इसका जो डोजेज रहेगा दैट विल बी 0.1 to 0.2 mg/kg बॉडी वेट टिपिकली, और इस डोजेज के ऊपर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर इंडक्शन एज वेल। डाइल्यूशन के लिए वी कैन यूज़ सोडियम क्लोराइड जो आता है 9%, दैट इज़ द नॉर्मल सलाइन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो 5% डेक्सट्रोज का सोल्यूशन आता है उससे भी हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। कभी कभी बिना डाइल्यूट किए भी दिया जाता है, बट इट्स गुड टू डाइल्यूट इट सो दैट आप इसको स्लोली दे सको। अगर इंडिकेशंस की बात की जाए तो अगर हमें प्री ऑपरेटिव एंक्सियोलिटिक्स या सेडेशन के लिए चाहिए तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एमनीशिया के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्शियस सेडेशन, जैसे कोई माइनर प्रोसीजर करना हो, फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी वगैरह, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको जो है एनेस्थीसिया में इंडक्शन के लिए भी इंड्यूसिंग एजेंट के साथ दे सकते हैं, ताकि इंड्यूसिंग एजेंट का डोज कम हो जाए। और कंट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो अगर किसी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी होगा तो उस केस में वी विल नॉट बी यूजिंग दिस वन। सो हाइपर सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, हाइपर सेंसिटिविटी के केस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी पर्सन में ग्लूकोमा है तो उसमें भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर किसी पर्सन में है तो उसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे उस केस में भी। और अगर किसी पर्सन में स्लीप एपनिया सिंड्रोम है तो उस केस में भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सो दीज आर द सिचुएशंस वेयर वी विल बी नॉट यूजिंग द मिडाज़ोलैम वेयर इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है। सो दैट इज़ वन कॉम्प्लिकेशन दैट वी कैन सी इन केस ऑफ मिडाज़ोलैम, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आएंगी। इसके अलावा ये हाइपोटेंशन कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगी। इसके अलावा इंजेक्शन साइट जो है वहाँ पर पेन हो सकता है, और साथ साथ में इसकी वजह से कन्फ्यूजन वगैरह भी हो सकता है, स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनमें हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग आता है दैट इज़ नोन एज डायज़ेपैम। डायज़ेपैम इज़ ऑल्सो ए बेंजोडाइजेपिन। डायज़ेपैम जो होता है ये लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि जो मिडाज़ोलैम था वो एक शॉर्ट एक्टिंग था, और उसका इफेक्ट भी काफ़ी जल्दी आता है। डायज़ेपैम का इफेक्ट उतना जल्दी नहीं आता जितना जल्दी कि मिडाज़ोलैम का आता है, और इसका जो है लॉन्ग एक्शन रहता है, जिस वजह से इसको हम कॉमनली यूज़ नहीं करेंगे सर्जरी में, बट हम वैसे पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं जिनमें कोई साइकोटिक प्रॉब्लम वगैरह होती है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन की बात की जाए तो 5 mg/ml की कंसंट्रेशन में इसका इंजेक्शन आता है, एम्प्यूल्स में आता है ये, ठीक है। छोटे छोटे एम्प्यूल्स होते हैं, मोस्टली 2 ml के एम्प्यूल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टैबलेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं आपको। टैबलेट्स जो होते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 mg के टैबलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, 5 mg के टैबलेट्स देखने को मिलेंगे, 10 mg के टैबलेट्स देखने को मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन आप इसको यूज़ कर सकते हो।
और इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन जो होते हैं उसमें जो ये डायज़ेपम होता है इससे लोकली वीनस इरिटेशन वगैरह भी हो सकती है, तो उस केस में हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर वहाँ पे आप हो सकते हो कि जिस जगह पे आप इसको इंजेक्ट करोगे वहाँ पे वीनस इरिटेशन होने के चांसेस हैं। अगर डोजेज की बात की जाए तो डायज़ेपम जो है अडल्ट्स में अगर आप इसको प्री मेडिकेशन के लिए यूज़ करते हो, देन इन केस ऑफ प्री मेडिकेशन इट कैन बी यूज फ्रॉम 2 to 10 mg इन एन अडल्ट। ठीक है, और ये एकदम से पूरा नहीं दिया जाएगा, इसको स्लोली देना पड़ता है टाइट्रेटेड फॉर्म में। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में स्टेटस एपिलेप्टिकस है, स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, बेसिकली एपिलेप्सी आप सब ने सुना होगा, कन्वल्शंस जो होते हैं, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सो अगर किसी पर्सन में वो मिर्गी के दौरे लंबे टाइम तक, जैसे एक इवेंट ख़त्म होने वाला होता है और दूसरा इवेंट शुरू हो जाता है, तो वो इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है, पेशेंट जो है कन्वल्शंस में लंबे टाइम तक रहता है, उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इस केस में भी आप इसको जो है 5 to 10 mg अगर आप दोगे तो पेशेंट जो है रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर रिकवर नहीं हुआ तो हम इस डोज को रिपीट भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। डाइल्यूशन की बात की जाए तो डायज़ेपम को डाइल्यूट नहीं किया जाएगा और ये रिकमेंडेड नहीं है कि इसको डाइल्यूट किया जाए। रादर हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई लार्ज ब्लड वेसल देखी जाए और उसी लार्ज ब्लड वेसल के अंदर जो है इसको दिया जाए एंड स्लो रेट पे दिया जाए, रादर देन हम इसको फास्ट रेट पे दें, हम इसको स्लो रेट पे देंगे। और कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो इसमें वीनस इरिटेशन होगी। ठीक है, वीनस इरिटेशन देखने को मिल सकती है, यानी जहाँ पे आप इसको इंजेक्ट करते हो वहाँ पर इरिटेशन होने के चांस है, इसीलिए हम बड़ी वेसल में इसको देंगे। और इसका क्योंकि लॉन्ग एक्शन है तो इसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहेगा, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है और उस वजह से हम इसको ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसमें भी देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन इसमें भी देखने को मिलेगा और कुछ पेशेंट्स में जो है पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में इसमें हैंगओवर इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज an idea and detail about the drug that is known as the diazepam. नेक्स्ट जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स में ड्रग आता है दैट इज़ नोन एज द लोराज़ेपम। लोराज़ेपम जो है ये भी एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और काफ़ी पोटेंट है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। अगर देखा जाए जैसे एंग्जाइटी या एमनीशिया के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ड्रग है। और ये भी जब देखा जाए तो इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। इंजेक्शन के केस में ये आता है 2 mg पर ml या फिर 4 mg पर ml के हिसाब से, और अगर टैबलेट के केस में देखा जाए तो ये 1 mg के टैबलेट में भी आता है और 2 mg के टैबलेट में भी आता है। और अगर डोजेज की बात की जाए, अगर आप इसको प्री मेडिकेशन में यूज़ करते हो तो उस केस में 0.02 से लेके 0.04 mg देते हैं हम इसको डोज के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और आइडियली हम 1 to 4 mg देंगे अगर हम डोज ओवरऑल देखें एक पर्सन में। और ये हम देंगे आइडियली जैसे प्री ऑपरेटिव टाइम में सर्जरी से 1 से 2 घंटे पहले हम इसको दे सकते हैं। और अगर हम स्टेटस एपिलेप्टिकस की बात की जाए, जैसे कि हम जैसे डायज़ेपम होता है उसको हम यूज़ करते थे स्टेटस एपिलेप्टिकस में, वैसे ही हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें 4 mg IV डोज देना पड़ता है और अगर लगे कि हमें फर्दर मतलब चाहिए, पेशेंट में पूरा असर या पूरी तरह वो ठीक नहीं हुआ, तो 10 से 15 मिनट के बाद हम इस डोज को रिपीट भी कर सकते हैं। सो दैट्स वन थिंग अबाउट दिस लोराज़ेपम। अगर देखा जाए तो अगर पेशेंट में हमें प्री ऑपरेटिव सेडेशन करना हो या फिर एंक्सियोलिसिस यानी एंग्जाइटी को ख़त्म करना हो तो उस केस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लोराज़ेपम को काफ़ी अच्छा है, भरोसेमंद है उसके मामले में। स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कीमोथेरेपी होती है उस केस में भी लोराज़ेपम को यूज़ किया जा सकता है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो सिमिलरली जैसे बेंजोडाइजेपिन्स को जैसे हाइपरसेंसिटिविटी हो गया, ग्लूकोमा हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, जैसे हम मिडाज़ोलैम को देखते हैं उसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस यहाँ पे भी है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो इसका जो ऑनसेट है वो स्लो है, स्लो ऑनसेट की वजह से जो है इसको आप बोल सकते हो इसका इफ़ेक्ट जल्दी नहीं आएगा और इसका जो पीक इफ़ेक्ट है वो आएगा जब इसको देंगे हम उसके 15-20 मिनट बाद इसका असर आने लगता है।
इसके अलावा इसका इफ़ेक्ट जो है लंबे टाइम तक रहेगा, तो आइडियली अगर कोई छोटी सर्जरी है या कोई ऐसी सर्जरी जिसमें दिन में ही ख़त्म करके पेशेंट को इवनिंग में हमें जो है डिस्चार्ज करना है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पेशेंट में हो सकता है, उसमें भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग और व्हेन वी आर कंसिडरिंग द लोराज़ेपाम। ठीक है। और अगर देखा जाए कुछ केसेस में, अगर मान लो लोराज़ेपाम हो गया या बेंजोडाइजेपिन्स में कोई भी ड्रग, जैसे फॉर एग्जांपल मिडाज़ोलैम हो गया या फिर डायज़ेपाम हो गया, इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड उस केस में कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसे इवेंट हो गया जो कि आइडियली हम नहीं चाहते कि हो, बट अगर किसी पेशेंट में हो जाए तो वी हैव अ ड्रग दैट कैन बी यूज्ड एज एन एंटागोनिस्ट या एज एन एंटीडोट, या फिर आप बोल सकते हो कि जो इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकता है, एक रिवर्सल इसका जो कि इसको रिवर्स करेगा, दैट इज़ नोन एज फ्लुमिज़िनिल। So flumazenil can be used and it's a competitive benzodiazepine receptor antagonist, और ये जो है इसका ब्रांड नेम भी कभी कभी फ्लुमाज़ेनिल आता है। और इसमें इंडिकेशंस अगर देखी जाए, कभी कभी अगर बेंजोडाइजेपिन्स के सेडेशन को पार्शियली या कम्प्लीटली हमें रिवर्स करना है तो उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। एंड अगर किसी केस में ओवरडोज हो जाए किसका, बेंजोडाइजेपिन्स का, तो उस केस में भी हम फ्लुमाज़ेनिल को यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको देंगे एज 0.2 mg इंट्रावीनस रूट के थ्रू, और इसको देना है अराउंड 15 सेकेंड्स के लिए। ओवर 15 सेकेंड्स हम 0.2 mg देंगे, बहुत ही स्लो देना है। एंड अगर लगे कि पेशेंट में इफ़ेक्ट अभी भी है बेंजोडाइजेपिन्स का, तो फिर हम इस चीज़ को रिपीट भी कर सकते हैं एज नीडेड। लेकिन जब भी हम इसका देखें तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट है दैन बेंजोडाइजेपिन्स। सो इस केस में क्या होता है कि जब आप इसको दोगे तो रीसिडेशन होने के चांसेस होते हैं, यानी ये तो इफ़ेक्ट ख़त्म करेगा, लेकिन क्योंकि इसका खुद का ड्यूरेशन कम है तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो बेंजोडाइजेपिन है उसका इफ़ेक्ट इससे लंबा है, लॉन्ग एक्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम वगैरह हो गया, तो उस केस में रीसिडेशन होने के चांसेस होते हैं। और इस वजह से जब भी आप फ्लुमाज़ेनिल दोगे तो उसके बाद पेशेंट में कंटिन्यूस क्लोज्ड मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। So that was an idea about the benzodiazepines. I hope you have got this. So after this we will be moving forward to our next group of drugs, that is the alpha 2 agonists. Next class of our drugs that we are studying in case of pre-medication, इनको हम कहते हैं alpha 2 agonists. ये जो ड्रग्स होते हैं दे बेसिकली वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करते हैं और उन्हीं के थ्रू ही अपना काम करते हैं, जो कि आपको मिलेंगे सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो साइनेप्टिक जंक्शन पे प्री साइनेप्टिक पार्ट होता है वहाँ पर ये सिग्नल का इनहिबिशन करते हैं, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा उसका इफ़ेक्ट, और ओवरऑल अल्फा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं अपना काम कर लेते हैं। अगर देखा जाए इसमें सिडेशन हो सकती है इनकी वजह से, और इसके अलावा ये एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी पेन रिलीफ। इसके अलावा इनकी वजह से जो है एंक्सियोलिसिस भी हो सकता है, यानी एंग्जाइटी वगैरह जो है वो भी कम हो सकती है अगर आप अल्फा 2 एगोनिस्ट को यूज़ करते हो। और इनमें जो पॉजिटिव चीज़ आती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स वो ये है कि इनमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होता। सो इस केस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो कि हमें बेंजोडाइजेपिन्स में देखने को मिला था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। So that's one important thing that you have to keep in mind regarding the alpha 2 agonist, that there is no significant respiratory depression, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा highly usable agents में माने जाते हैं। और इस वजह से जो है इनको बहुत बार बोला जाता है कि ये कोऑपरेटिव सिडेटिव माना जाता है इनको,
क्योंकि इस केस में पेशेंट जो है काफ़ी इजीली काम डाउन हो सकता है, सिडेट हो सकता है, और उसको वापस होश में भी अगर लाना है तो वो भी जल्दी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। सो अब हम इन्हीं अल्फा 2 एगोनिस्ट में यूज़ होने वाले ड्रग्स जो आते हैं हमारे पास उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बोल सकते हैं इनमें कॉमन या इम्पॉर्टेंट ड्रग जिसके बारे में आपने सुना होगा, दैट्स नोन एज डेक्समेडेटोमाइडिन। सो डेक्समेडेटोमाइडिन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। इन दिस केस दिस इज़ बेसिकली अगेन दिस इज़ अल्फा 2 एगोनिस्ट। सो इस केस में जो ये चीज़ होती है ये मॉडर्न सेडेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। इस वजह से अल्फा 2 एगोनिस्ट में इसमें सबसे ज़्यादा इसी को हम यूज़ करते हैं, डेक्समेडेटोमाइडिन को। और इसमें अगर देखा जाए तो ये आता है 100 mcg यानी माइक्रोग्राम्स पर ml की कंसंट्रेशन में ये हमारे पास आता है। और ये हमारे पास 2 ml की वाइल्स होती हैं, गिलास वाइल्स होती हैं, उनमें आता है, और 100 mcg पर ml होता है उसमें। और इसको जो है डाइल्यूट करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ दिस द डाइल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डाइल्यूशन यू विल नॉट बी गिविंग द डेक्समेडेटोमाइडिन। सो वो चीज़ यहाँ पे करनी पड़ती है। इसको हम ICUs में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सेडेशन, और इसको जो है हम एनेस्थीसिया के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ICU के केस में इसको यूज़ करना पड़े और ICU में इसको पहले लोडिंग डोज देना पड़ेगा, यानी पेशेंट को बेहोश करने के लिए पहले देंगे हम लोडिंग डोज। उसके बाद मेंटेनेंस डोज होता है। मेंटेनेंस में क्या होता है, पेशेंट को बेहोश रखा जाता है। इसमें पेशेंट को बेहोश किया जाएगा, इसमें पेशेंट को बेहोश रखा जाएगा। सो लोडिंग डोज जो इसका होता है दैट इज़ 1 mcg पर kg बॉडी वेट, और ये हमें देना पड़ेगा अराउंड 10 मिनट्स के लिए। और अगर हम मेंटेनेंस डोज की बात की जाए तो इस केस में ये रहता है 0.2 to 0.7 mcg पर किलो पर आवर के हिसाब से देना पड़ेगा फिर। सो जितने टाइम तक हमें पेशेंट को बेहोश रखना है हम रख सकते हैं, या आप बोल सकते हो सेडेट करके रखना है हम रख सकते हैं बाय गिविंग दिस डोजेज दैट इज़ 0.2 to 0.7 माइक्रोग्राम्स पर kg पर आवर। ठीक है। अगर हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए या किसी प्रोसीजर के लिए बेहोश करना है, सिडेट करना है, तो प्रोसीजरल सर्जरी के लिए या प्रोसीजरल सिडेशन के लिए ये डोजेज अलग रहेगी। इन दैट केस व्हाट विल बी द डोजेज? सो फॉर दैट लोडिंग डोज क्या रहेगा? इन केस ऑफ लोडिंग इट विल बी 0.5 to 1 माइक्रोग्राम पर kg ओवर अगेन 10 मिनट्स के लिए। ठीक है। तो 10 मिनट्स के लिए आप इसको ऐसे दोगे, कैसे? 0.5 to 1 mcg माइक्रोग्राम्स पर kg। ठीक है। और अगर हमें उसके बाद इन्फ्यूजन देना है मेंटेनेंस के लिए, सो दैट विल बी 0.2 to 1 mcg पर kg पर आवर। सो अगर देखा जाए इस केस में जो डोजेज है वो हमने जो ICU सिडेशन है या तो उसके बराबर दिया या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया। डाइल्यूशन की बात की जाए तो इस केस में इसको डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला डाइल्यूशन इज़ मस्ट, तो हम यूज़ करेंगे नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन यानी 0.9% सोडियम क्लोराइड, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उस केस में हम इसका डाइल्यूशन कर सकते हैं अप टू 4 mcg पर ml, इतना डाइल्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद हम जाके इसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस इज़ डन। अगर इंडिकेशंस की बात की जाए तो जैसे मैंने बोला ICU सिडेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है, सो वी कैन यूज़ इट देयर। इसको प्री मेडिकेशन में यूज़ किया जा सकता है, प्रोसीजरल सिडेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर प्रोसीजर्स के लिए इसको सिडेट करना पड़े किसी पेशेंट को, उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। और जनरल और रीजनल एनेस्थीसिया में जो ड्रग्स होते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स जैसे ओपियोइड्स हो गए, प्रोपोफॉल वगैरह हो गया, या फिर इनहेलेशनल एजेंट्स हो गए, उनके डोजेज को कम करने के लिए और ओवरऑल आप बोल सकते हैं हीमोडायनामिक्स जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह को मेंटेन करने के लिए वी कैन यूज़ दिस डेक्समेडेटोमाइडिन। ठीक है। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो अगर किसी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी का पता है हमें, तो वी विल अवॉइड दिस ड्रग। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में हार्ट ब्लॉक है या फिर वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है बहुत ज़्यादा, उस केस में हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर किसी पर्सन में हाइपोटेंशन है या हाइपोवोलीमिया है या ब्रेडिकार्डिया है,
देन अगेन दिस विल नॉट बी यूज। तो अगर किसी पर्सन में भी हाइपोटेंशन है या हाइपोवोलीमिया, डिहाइड्रेटेड है सीवियरली, या फिर किसी पर्सन में ब्रैडीकार्डिया है, तो हम डेक्सामेथासोनाइन उस केस में यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ये तो हो गए इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस जहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं करोगे। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट वी सी इन केस ऑफ डेक्सामेथासोनाइन? तो उस केस में ब्रैडीकार्डिया, इसीलिए इसको ब्रैडीकार्डिया में यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये और ब्रैडीकार्डिया करेगा। इसके अलावा ये हाइपोटेंशन कर सकता है, हाइपोटेंशन के केस में भी आप इसको यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये फर्दर हाइपोटेंशन करवा सकता है। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया भी कर सकता है। सो वो एक चीज़ है जो यहाँ पे हो सकती है, हाइपरटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया, और ये मोस्टली हो सकता है जब लोडिंग डोज होता है, तो उस टाइम पे हाइपरटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। बाद में मेंटेनेंस के टाइम पे ये हाइपोटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया करेगा। इसके अलावा इसमें ड्राई माउथ हो सकता है, तो वो भी इसका एक आप हो सकते हो कॉम्प्लिकेशन है जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ब्लॉक कर सकता है, और स्पेशली जब हाइपोक्सिया होता है या हाइपरकार्बिया होता है या लारिंजोस्कोपी हम करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको भी ब्लंट कर सकता है, जो कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अबाउट डेक्सामेथासोनाइन। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट दैट इज़ नोन एज द क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है। क्लोनिडीन अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला, ये आपके जो डेक्सामेथासोनाइन है उसके मुकाबले कम यूज़ होता है, और ये ओल्डर ड्रग है जिसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हाइपरटेंशन में या बाकी कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो डेक्सामेथासोनाइन इससे ज़्यादा प्रेफर्ड है। अगर देखा जाए तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है, 0.1 mg के टैबलेट्स आते हैं, या फिर 0.2 mg के टैबलेट्स भी आते हैं, इवन 0.3 mg के टैबलेट्स भी आते हैं। इसमें पैचेस भी आते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस, जिसमें जैसे कहीं पे लगा सकते हो आप, स्टिकर की तरह वो चिपक जाता है, तो उसके थ्रू ये रिलीज़ करता है। ये 0.1 mg की कंसनट्रेशन में भी आएगा, उसमें 0.2 भी आएगा, 0.3 भी आएगा, और ओवर 7 डेज़ तक हम इसको जो है लगा के रख सकते हैं, तो ये रिलीज़ करेगा इतना। डिपेंड्स ऑन द यू कैन से अमाउंट यू आर यूजिंग। अगर आप 0.1 यूज़ कर रहे हो तो 7 डेज तक 0.1 mg देगा, अगर आप 0.2 कर रहे हो तो 7 डेज तक 0.2 देगा, इसी तरीके से। इसके अलावा इसमें इंजेक्टेबल्स भी आते हैं। इंजेक्शंस जो है उतने ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जितने इसके टैबलेट्स यूज़ होते हैं। टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन इंजेक्शंस उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इंजेक्शन में इसका जो डोजेज आता है दैट इज़ 150 माइक्रोग्राम्स पर ml, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही कंट्रीज़ में पाया जाएगा, आइडियली इंजेक्शन फॉर्म हर जगह पे पाया नहीं जाएगा। डोजेज की बात की जाए तो अडल्ट्स में 2 to 5 mcg इसका डोजेज है पर kg के हिसाब से, और इसको जो है अराउंड 1 से 1.5 घंटा सर्जरी से पहले, दैट मीन्स 60 to 90 मिनट्स बिफोर सर्जरी आप इसको दे सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसको सर्जरी से पहले इतने टाइम देना पड़ेगा, अराउंड 60 to 90 मिनट्स, ठीक है। बच्चों के मामले में इसका जो डोजेज है दैट इज़ 2 to 4 mcg पर kg बॉडी वेट, और उस केस में क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट कम होगा तो ओवरऑल ड्रग जो है वो कम यूज़ होगा। इंडिकेशंस की बात की जाए तो अगर एंक्शुलिसिस करवानी है, सेडेशन करवाना है, और एनेस्थीसिया की ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कम करवानी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनल एनेस्थीसिया के साथ जैसे स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या नर्व ब्लॉक्स हम दे सकते हैं, उसमें भी इसको जो है एज एन एडजुवेंट यूज़ कर सकते हो, एज एन एडिशन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर शिवरिंग वगैरह होती है, ठीक है, पोस्ट शिवरिंग के टाइम पे आप इसको दे सकते हो, शिवरिंग के बाद, ठीक है, और उस टाइम पे ये कंट्रोल कर सकता है शिवरिंग को। और इसके अलावा अगर ओपियोइड या निकोटीन कोई ले रहा था कोई पर्सन और वो अब विड्रॉल पे है, यानी उससे रिकवर कर रहा है, देन इन दैट केस एज वेल वी कैन यूज़ इट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगेन, अगर किसी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी नोन है तो वो फिर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे उसको। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में ब्रैडीकार्डिया सीवियर है तो उसमें भी आप इसको यूज़ नहीं करोगे। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं या फिर सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ नहीं करोगे। कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये डोज डिपेंडेंट ब्रैडीकार्डिया या हाइपोटेंशन कर सकता है। दैट मीन्स अगर आप हायर डोजेज यूज़ करोगे तो ब्रैडीकार्डिया और हाइपोटेंशन करेगा, अगर स्मॉलर डोजेज आप यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा सिडेशन एंड ड्राई माउथ यहाँ पे भी होगा, जैसे कि डेक्सामेथासोनाइन में होता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि
जैसे आप इसको यूज़ करते हो, क्रॉनिक यूज़ करते हो आप इसका, उसके बाद अगर आप इसको एब्रप्टली बंद करोगे तो हाइपरटेंशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसको हम रिबाउंड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब इस केस में हमें ये याद रखना है कि जब भी आप इन अल्फा 2 एगोनिस्ट को यूज़ करते हो, इस केस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस। इसके अलावा ये ओपियोइड्स के इफ़ेक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे। जैसे अगर ओपियोइड्स वगैरह आपने दिए होंगे तो ये उनका इफ़ेक्ट बढ़ाते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से ओपियोइड ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो ओपियोइड के रिगार्डिंग जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो हीमोडायनामिक मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है अच्छा, और इस वजह से इनको जो है प्रेफर किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसमें भी क्लोनिडीन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा जितना कि डेक्समेडेटोमाइडिन। सो पर्टिकुलरली दिस इज़ फॉर द डेक्समेडेटोमाइडिन, नॉट द क्लोनिडीन, ठीक है। और ये चीज़ें थी जो कि आपको आइडियली पता होनी चाहिए अबाउट दिस अल्फा 2 एगोनिस्ट्स, जिसमें डेक्समेडेटोमाइडिन और क्लोनिडीन है, जो 2 ड्रग्स आपको इम्पॉर्टेंटली पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्री मेडिकेशन में ड्रग्स का क्लास है, दैट इज़ नोन एज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, यानी वो वाले ड्रग्स जो कि हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, या जिनको आप पेन किलर्स कह सकते हो। इसमें हमारे पास आइडियली फैंटेनिल आता है, स्यूफेंटेनिल आता है, रेमिफेंटेनिल आता है, इनको आप यूज़ कर सकते हो एज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो बेसिकली ये ऐसे ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स जो होते हैं ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनसे हम पेन रिलीफ कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको एज प्री मेडिकेशन भी यूज़ किया जा सकता है, एज वेल एज इसको हम इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पे भी एनाल्जेसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड इन प्री ऑप, इट कैन बी यूज्ड इन इंट्रा ऑप, as well as it can be used in post op. So हम इसको तीनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं when we talk about the opioid analgesics, ठीक है। और जब भी आप इनको यूज़ करते हो तो they will basically reduce the requirement of the sedative drugs, जो हम IV या inhalational agents यूज़ करते हैं for induction या बेहोश करने के लिए, तो उनके ओवरऑल डोजेज को रिड्यूस किया जा सकता है। So सबसे पहले the first one that we will be studying in this one is very important and very commonly used opioid, that is the fentanyl. जब भी हम opioids की बात करते हैं कभी भी, तो हर एक के दिमाग में एक टर्म आती है, that is the fentanyl. fentanyl जो है, remember this is basically a synthetic opioid. अगर देखा जाए नेचुरली ऑकरिंग भी हमारे पास हैं, जिसमें आता है हमारे पास मॉर्फिन, लेकिन मॉर्फिन को हम ओटी में यूज़ नहीं करते। वैसे मॉर्फिन को आइडियली जैसे क्रॉनिक पेन, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह जो पेशेंट्स होते हैं उनको पेन रिलीफ देने के लिए हम मॉर्फिन का यूज़ करते हैं। इस वजह से मॉर्फिन जो है उसमें बेसिकली एडिक्शन होने के चांसेस हैं। सो दैट्स वाई मॉर्फिन इज़ यूज देयर। एंड इन केस ऑफ फैंटेनिल ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है, जिस वजह से इसमें आप बोल सकते हो कि साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस काफ़ी कम हैं, और बैलेंस्ड एनेस्थीसिया में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है। रीज़न बीइंग इसका जो एक्शन है वो रैपिड एक्शन है, और इसका ऑनसेट बहुत जल्दी आएगा, यानी जब आप इसको यूज़ करते हो तो इसका इफेक्ट जल्दी आता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है। दैट मीन्स कि ये लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये सेफ़ रहता है। जो भी ड्रग एनेस्थीसिया में लंबे टाइम तक इफेक्ट दिखाएगी वो हमारे काम की नहीं होती है आइडियली। जैसे आजकल के टाइम पे इफ़ इट इज़ अ लॉन्गर सर्जरी, देन इस केस में हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग वाले अच्छे होते हैं, जैसे मसल रिलैक्सेंट्स। मसल रिलैक्सेंट्स लॉन्गर सर्जरीज़ में अगर लॉन्गर एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नॉर्मल सर्जरी जो हम देखते हैं 1 घंटे की या आधे घंटे की या 2 घंटे की सर्जरी जो होती हैं 1-1.5 घंटे की, उसमें लॉन्गर एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का कोई काम नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फैंटेनिल है ये इंजेक्शन फॉर्म में आएगा। इंजेक्शन जो इसका होता है वो आपको देखने को मिलेगा 50 माइक्रोग्राम्स पर ml, दैट इज़ 50 mcg पर ml। सो जो हमारे पास फैंटेनिल है ये मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन जो इसकी है वो आती है 50 माइक्रोग्राम्स पर ml, और इसके जो ओवरऑल वॉल्यूम्स आएंगे पैकिंग में, वो 2 ml की भी इसकी पैकिंग आती है, इसकी 5 ml की भी पैकिंग आती है, इसकी 10 ml की भी पैकिंग आती है।
2 ml मोस्टली इसमें जो है एम्प्यूल देखने को मिलेगा, 5 ml और 10 ml की इसमें वाइल्स और एम्प्यूल्स दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो आइडियली जो है ये 2 ml की पैकिंग, 5 ml की पैकिंग और 10 ml की पैकिंग में देखने को मिलेगा जब भी आप फेंटेनिल की बात करते हो। अब फेंटेनिल की जब बात हुई है तो व्हाट इज़ द डोजेज, ठीक है, इट्स लाइक कि ये तो इसका कंपनी प्रेपरेशन आता है कि ये 50 माइक्रोग्राम्स पर ml के हिसाब से आएगा, या तो 2 ml या 5 ml या 10 ml वाले केस में आएगा, ये मिलेगा आपको। लेकिन व्हाट इज़ द डोजेज, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अगर इसको हम यूज़ करेंगे फॉर एनाल्जेसिया, यानी सिर्फ पेन रिलीफ के लिए अगर इसको यूज़ करता है, तो उस केस में ये 0.5 to 2 माइक्रोग्राम्स यानी mcg पर किलो के हिसाब से हम दे सकते हैं, यानी 0.5 to 2 माइक्रोग्राम्स पर kg इफ़ वी हैव टू गिव इट फॉर द एनाल्जेसिया पर्पस। अगर हमें इंट्यूबेशन के टाइम पे हमें जो इंट्यूबेशन का रेस्पॉन्स होता है उसको ब्लंट करना हो, ठीक है, एटीन्यूएट करना हो या ब्लंट करना हो, देन इन दैट केस वी विल गिव इट एज 3 to 5 माइक्रोग्राम्स पर kg, यानी यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप इसको जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ कर रहे हो एज एन एडजुवेंट, यानी जो हम इंड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं उनके साथ, ताकि उनके डोज को रिड्यूस किया जाए, तो यहाँ पर और ज़्यादा देना पड़ेगा, दैट इज़ 5 to 15 माइक्रोग्राम्स पर kg, ठीक है, फॉर मेजर सर्जरीज। अगर माइनर सर्जरीज है तो आप इस डोजेज को रिड्यूस कर सकते हो। डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी है। डाइल्यूशन जो है डायरेक्टली हम जो 50 mcg पर ml के हमारे पास एम्प्यूल्स आते हैं, हम उनको डायरेक्टली भी डाइल्यूट कर सकते हैं, और बोलस डोज जो है आप बोल सकते हो कि बना सकते हैं। इन्फ्यूजन्स के लिए हमारे पास हम चाहे तो 50 mcg पर ml के हिसाब से भी हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूशन की बात की जाए तो हम इसको 10 mcg पर ml के हिसाब से डाइल्यूट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी कैन यूज़ द फेंटेनिल, एंड इन्फ्यूजन वगैरह में अगर यूज़ करना है तो ये कंसनट्रेशन यूज़ करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट देना है तो हमें 50 mcg भी चल जाएगा, बट अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे तो उससे एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर इंडिकेशंस की बात की जाए तो इसको हम प्री ऑपरेटिव टाइम में भी यूज़ कर सकते हो फॉर पेन रिलीफ। इसको आप इंट्रा ऑपरेटिव एनाल्जेसिया में भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप जो है पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया में भी यूज़ कर सकते हो। रीजनल एनेस्थीसिया में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे एपिड्यूरल वगैरह हो गया, उसमें पेन रिलीफ वगैरह करवाना हो, या ओवरऑल जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है उसके डोज को रिड्यूस करवाना हो, तो उसके केस में भी आप फेंटेनिल को यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखी जाए क्या है हमारे पास फेंटेनिल की, तो वी हैव यू कैन से फ्यू कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन देयर। वन इज़ नॉशिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। नॉशिया एंड वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं अगर आप फेंटेनिल को यूज़ करते हो। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस हैं, अगर किसी पेशेंट में अगर आप फेंटेनिल यूज़ करोगे तो चांसेस है कि उसमें ब्रेडिकार्डिया होगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, सो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन हैपन देयर। इसके अलावा किसी केस में आपको यहाँ पे मसल रिजिडिटी भी देखने को मिल सकती है। मसल रिजिडिटी जो होती है इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर सकता है वो है अगर चेस्ट वॉल में रिजिडिटी हो, क्योंकि चेस्ट वॉल की रिजिडिटी की वजह से जो आप हो सकते हो पेशेंट को हम वेंटिलेट करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ है जो कि आपको फेंटेनिल के बारे में पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास फेंटेनिल के साथ इसी का एक और फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं स्यूफेंटेनिल। फेंटेनिल जो होता है ये आप बोल सकते हो कि स्यूफेंटेनिल जो होता है वो फेंटेनिल के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ बुक्स लिखती हैं कि ये 500 टाइम्स मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, एंड ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है अगेन, ठीक है। तो इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फेंटेनिल, तो इसको हम मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्रिपरेशन आता है अगेन जैसे हमारे पास फेंटेनिल का आता है, फेंटेनिल हमारे पास आता है जिसको हम कहेंगे 50 mcg पर ml के हिसाब से आता है, तो वैसे ही हमारे पास स्यूफेंटेनिल भी जो है 50 mcg पर ml के हिसाब से आ सकता है। सो दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ द we can say the स्यूफेंटेनिल। सो फेंटेनिल और स्यूफेंटेनिल इनमें जो कंपनी प्रिपरेशन है वो वैसे आती है सेम, ठीक है, लेकिन इसको जो है आप यू कैन से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, समटाइम्स इफ़ रिक्वायर्ड। एंड डोजेज की बात की जाए तो अगर आप इसको जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग इट इन जनरल एनेस्थीसिया देन 1 to 5 mcg पर kg बॉडी वेट फॉर इंडक्शन,
एंड मेंटेनेंस के लिए आप इसके आप हो सकते हो इन्फ्यूजन बना सकते हो इन केस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अगर आप इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर पेन को रिड्यूस करने के लिए, लेबर एनाल्जेसिया के लिए, देन इन दैट केस 10 to 20 mcg per as bolus can be given, not per kg body weight but as bolus. that means आप 10 to 20 mcg पेशेंट को दे सकते हो और उससे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूशन की बात की जाए तो इसमें अगेन जैसे मैंने बोला फेंटेनिल की डोज की एक्यूरेसी के लिए आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसके डोज की एक्यूरेसी चाहते हो तो उसमें भी आप इसका डाइल्यूशन कर सकते हो। इंडिकेशंस की बात की जाए तो अगर आपको एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करना है प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली, तो आप यूज़ कर सकते हो, बट वी मोस्टली यूज़ इट इंट्रा ऑपरेटिवली, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियक सर्जरी हो गया, न्यूरो वगैरह हो गया, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो जैसे हमारे पास फेंटेनिल की कॉन्ट्राइंडिकेशंस आती हैं, सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी, और कॉम्प्लिकेशंस भी सेम वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि वहाँ पे होता है फेंटेनिल में। ठीक है, और अगर आप हो सकते हो कि किसी पेशेंट में अगर आपने डोज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो इसका, क्योंकि हाईली पोटेंशियल ओपियोइड है तो उस वजह से इसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं इन दैट केस। सो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड व्हेन वी आर गिविंग द स्यूफेंटेनिल। सो स्यूफेंटेनिल के बारे में आपको याद रखना है कि ये फेंटेनिल के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपियोइड है और उस वजह से इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ नोन एज द रेमिफेंटेनिल। रेमिफेंटेनिल जो है अगेन ये एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि ये बहुत ही कम टाइम तक आप हो सकते हो इफ़ेक्ट दिखाएगा और इस वजह से ये बेटर माना जा सकता है, और ये भी सिंथेटिक है, और ये आप बोल सकते हो ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर ही इसका मेटाबॉलिज्म होता है। जो ब्लड और टिश्यू में कुछ एस्टरेसिस होते हैं उनकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो नॉन स्पेसिफिक ब्लड एंड टिश्यू एस्टरेसिस जो होते हैं उनसे इसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है। और अगर हम कॉमन आप बोल सकते हैं इसकी प्रेपरेशन जो हमारे पास आती है तो इसका पाउडर फॉर्म आएगा हमारे पास, ठीक है, जो कि इंजेक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो डाइल्यूट करके, और इसमें 1 mg की वाइल भी आती है, हमारे पास 2 mg की वाइल भी आती है, और हमारे पास 5 mg की भी वाइल आती है, फिर आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है जब आप इसको डाइल्यूट करोगे तो अकॉर्डिंगली कंसनट्रेशन जो है वेरी करेगा। इंडक्शन या इंट्यूबेशन के टाइम पे आप इसको दे सकते हो एज 0.5 to 1 mg, सॉरी नॉट mg, 1 mcg पर kg बोलस के हिसाब से अगर आप देना चाहो इंडक्शन के टाइम पे और इंट्यूबेशन के टाइम पे। अगर मेंटेनेंस करना है तो उस केस में ये कम होगा, 0.05 to 0.3 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से आप इसको दे सकते हो। सो दैट विल बी गिवन फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा, वेट बेस्ड डोज देना पड़ेगा। जैसे ही पेशेंट का वेट कम होगा तो डोज कम हो जाएगा, पेशेंट का वेट ज़्यादा होगा तो डोज भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। सो ये वेट बेस्ड डोजेज देना पड़ता है इन केस ऑफ द रेमिफेंटेनिल। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास जो आप बोल सकते हो कि 20 to 50 mcgs हम इन्फ्यूजन दे सकते हैं अगर हमें रेमिफेंटेनिल का देना हो। सो वी कैन गिव 20 to 50 mcg इन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये अगर इन्फ्यूजन लगाना हो फॉर लॉन्गर इफेक्ट तो ये दे सकते हैं। इंडिकेशंस या यूजेस की बात की जाए तो टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया में इसको यूज़ किया जा सकता है। टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया में हम ज़्यादातर जो है आईवी एजेंट्स को ही यूज़ करते हैं। आइडियल होता है ये क्योंकि इसका इफेक्ट रैपिड होता है और ज़्यादा टाइम तक रहेगा भी नहीं, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जा सकता है, और इससे पेशेंट जल्दी रिकवर भी होता है, इमरजेंस भी फास्ट है, तो उस वजह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी के केसेस वगैरह में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली रीज़न ये है कि इससे पेशेंट जल्दी से वापस होश में आता है, तो इस वजह से न्यूरोसर्जरी के केसेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर किसी पेशेंट में हम मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर करते हैं, मैक, दैट इज़ द मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, तो उस केस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर क्या होता है, वहाँ पर ड्रग जो है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दिया जाएगा, लेकिन पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। इन केस इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन और समथिंग लाइक दैट, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। इसको हम कहते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर। उस केस में भी हम रेमिफेंटेनिल का यूज़ कर सकते हैं एज एन ओपियोइड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो जैसे बाकी के ओपियोइड्स में कॉन्ट्राइंडिकेशन है वैसे इसमें भी देखने को मिलेंगी। और कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन
इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकता है, जो कि एक इसका कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट है। मसल रिजिडिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि इससे पहले भी हमने पढ़ा, जिसकी वजह से वेंटिलेशन जो होता है या पेशेंट को जो हम सांस देते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसमें दिक्कत आएगी। इसके अलावा इसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, तो इस केस में भी हमें देखना पड़ेगा ये। और किसी किसी केस में जो है सेंसिटिविटी भी देखने को मिल सकती है, बट नॉट दैट मच। ठीक है, सो दैट वाज एन आइडिया अबाउट द रेमिफेंटेनिल। उसके बाद आता है हमारे पास एक और पर्टिकुलर एजेंट जो कि हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में ही यूज़ करते हैं, बट दिस वन इज़ नॉट सिंथेटिक वन, दिस वन इज़ नेचुरली ऑकरिंग ओपियोइड दैट इज़ नोन एज द मॉर्फिन। सो मॉर्फिन जो है दिस इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग एजेंट। ठीक है, क्लासिक एजेंट है ओपियोइड। ओपियोइड बेसिकली यहीं से निकले थे सारे और इन्हीं से डिराइव किए गए, मॉर्फिन से ही डिराइव किए गए। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास 1 mg/ml की भी कंसंट्रेशन आती है, हमारे पास 2 mg/ml की भी कंसंट्रेशन आती है, हमारे पास 5 mg/ml की भी आती है, इवन 10 mg/ml की भी आती है और 15 mg/ml की भी कंसंट्रेशन हमारे पास आती है। सो इसमें हमारे पास वेरिएबिलिटी है इन केस ऑफ द प्रिपरेशंस। और अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेन की बात की जाए तो उस केस में अगर इसको यूज़ करना हो तो 2 to 5 mg इंट्रावीनस रूट के थ्रू दिया जा सकता है, और आप इस डोज को रिपीट कर सकते हो 2 to 4 आवर्स के बाद। यानी अगर लगता है कि पेशेंट में और पेन रिलीफ करना है तो आफ्टर 2 to 4 आवर्स वी कैन रिपीट दिस थिंग। एंड इसके अलावा इसको हम पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया में भी यूज़ कर सकते हैं, PCA जिसको आप कहते हो। पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया बेसिकली क्या होता है, पेशेंट जो है इसमें खुद ही अपने आप को डोज दे सकता है। कैसे, हम उसको इन्फ्यूजन पंप जो होता है उसके साथ जोड़ के रखते हैं, वो कनेक्टेड रहता है। जब भी पेशेंट को पेन फील होगा उसको जस्ट एक बटन प्रेस करना है और जो ड्रग है वो ऑटोमेटिकली डिलीवर होगा। इसको हम कहते हैं पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। यानी इस केस में जो एनाल्जेसिया है वो पेन रिलीफ जो है वो कंट्रोल करता है पेशेंट खुद। तो इस केस में भी आप मॉर्फिन को यूज़ कर सकते हो। टिपिकली इसमें जो बोलस डोज लगेगा वो रहेगा 1 mg का, और हर 5 से 10 मिनट का आप गैप कम से कम रखोगे, तब जाके अगला इसमें 1 mg का जा सकता है जब तक कि पेन रिलीफ होगा। ठीक है, डाइल्यूशन की बात की जाए तो अगर हमें इसको इन्फ्यूजन देना है तो उसके लिए तो डेफिनेटली डाइल्यूट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको IV पुश करना है तो उस केस में भी अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी और ड्रग भी स्लोली जाएगा। और अगर इसमें देखा जाए जब भी कभी मॉडरेट से क्रॉनिक पेन होता है, तो अगर मॉडरेट पेन हो या फिर क्रॉनिक पेन हो, इन दैट केस वी कैन यूज़ द मॉर्फिन। सो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस मामले में, और इसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको हम इंट्रावीनस रूट भी दे सकते हैं, इसको हम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, और इसको हम जो है एपिड्यूरल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। और अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए जैसे बाकी ओपियोइड्स में है वैसे इसमें भी है, लेकिन इन केस अगर किसी पेशेंट में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या आप बोल सकते हो कि रीनल इम्पेयरमेंट है, किडनीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, देन इन दैट केस हम इसको अवॉइड करेंगे मॉर्फिन को उस केस में। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, नॉशिया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, फ्लशिंग और इचिंग वाली सेंसेशन हो सकती है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग है वो डिले हो सकती है, यानी जो स्टमक के अंदर कंटेंट्स है वो जल्दी से वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। और इसके अलावा इसमें बाइलरी स्पाज्म भी देखने को मिल सकता है जो कि बाइल ट्रैक में हो सकता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है वो आप हो सकते हो टाइट्रेबल हो सकता है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मॉर्फिन यूज़ किया तो अगर हमें लंबे टाइम तक देना है तो हम उसके बाद फेंटेनिल भी दे सकते हैं। सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ इन केस ऑफ ऑल दीज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, अगर किसी भी ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट में होती है, तो हम इस केस में रिवर्सल एजेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी जो कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है, ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसको हम कहते हैं नैलोक्सोन। सो जो नैलोक्सोन होता है दिस कैन बी यूज्ड एंड इट कैन बेसिकली रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एन ओपियोइड। नैलोक्सोन जो होता है हमारे पास नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में आता है। अगर हमें कंप्लीट या पार्शल रिवर्सल करना है तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कंप्लीट या पार्शल रिवर्सल करना है
फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन में अगर जो हमारे पास ओपियोइड दिया गया उसका कोई भी इफेक्ट आता है अनटुवर्ड इफेक्ट जो कि हम नहीं चाहते, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डोजेज की बात की जाए तो 0.04 से लेके 0.4 mg इंट्रावीनस रूट के थ्रू दिया जा सकता है। काफ़ी अच्छा डोज रहेगा और इससे जो है ठीक होगा। आइडियली अगर हमें इसको टाइट्रेट करना पड़े तो 2 to 3 मिनट्स के बाद हम रिपीट कर सकते हैं इस चीज़ को। सो जब तक कि हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट ना मिले, जब तक कि पूरी तरह ख़त्म ना हो, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नैलोक्सोन है इसका इफ़ेक्ट रहता है 20 to 60 मिनट्स तक, ठीक है। जैसे हमने फ्लुमिज़निल की बात की तो हमने बोला कि वो लंबे टाइम तक नहीं रहता, इस वजह से उसमें रीसिडेशन होने के चांसेस है, बट इस केस में 20 to 60 मिनट्स तक जो है ड्यूरेशन रह सकता है। विच इज़ यू कैन से शॉर्टर देन मोस्ट ऑफ द ओपियोइड्स। तो इस वजह से इसमें जो है अगेन ओपियोइड का इफेक्ट हो सकता है जिसको हम नार्कोटिक इफेक्ट बोल सकते हैं। सो वो रीनार्कोटाइजेशन जिसको हम कहेंगे, रीनार्कोटाइजेशन, so that can happen here, narcotization। so ये हो सकता है पेशेंट में, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा पेशेंट में। इस वजह से क्लोज्ड मॉनिटरिंग की ज़रूरत पेशेंट में पड़ सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स का क्लास है जो कि प्री मेडिकेशन में यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। सो एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं इसमें 2-3 टाइप के ड्रग्स आते हैं हमारे पास। बेसिकली ये वो वाले ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास है उसके कम्पिटिटिव ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट दिखाते हैं। ये जैसे वो वाले गाबा रिसेप्टर पे काम करते थे, ये वाले जो है ये मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। सो इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं इनका क्या काम होता है, बेसिकली ये रिड्यूस करते हैं सिक्रीशंस को। दिस इज़ वन थिंग दैट दे डू। सो सिक्रीशंस जो होते हैं हमारे पास, सिक्रीशंस को रिड्यूस करने के लिए वी कैन यूज़ एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके अलावा वैगल रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक करना, वैगल रिफ्लेक्सेस को अगर ब्लॉक करेंगे तो जो ब्रेडिकार्डिया वगैरह है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ये सिडेशन एंड एमनीशिया भी कर सकते हैं, यानी पेशेंट को सिडेट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और एमनीशिया भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द यूजेस और प्राइमरी यूजेस इन केस ऑफ आवर एंटीकोलिनर्जिक्स। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग आता है दैट इज़ द ग्लाइकोपाइरुलेट। सो ग्लाइकोपाइरुलेट हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जो कि आएगा हमारे पास इन एजेंट्स में सबसे पहले डिस्कस करने वाला ड्रग। सो ग्लाइकोपाइरुलेट क्या होता है, इसको कब हम यूज़ करेंगे और इसका क्या क्या यूज़ होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन एमंग ऑल द एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। तो सारे जितने भी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो इफ़ेक्ट है जैसे ड्राई करना या फिर आप बोल सकते सिक्रीशंस कम करना, तो वो काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट्स बहुत कम दिखाता है, मिनिमल इफ़ेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट्स वाई दिस इज़ प्रेफर्ड एमंग ऑल दीज। सो इसमें अगर देखा जाए इंजेक्शन फॉर्म में आता है, 0.2 mg पर ml की कंसनट्रेशन आती है अगर हमारे पास 1 ml का हो, और इसमें 2 ml का भी आता है हमारे पास, 5 ml का भी आता है हमारे पास, इवन 20 ml के वाइल्स भी हमारे पास देखने को मिल सकती है, बट मोस्ट कॉमनली यू विल सी दिस 1 ml मोस्टली यूज। ठीक है। सो इसमें अगर देखा जाए प्री मेडिकेशन के टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग सिक्रीशंस। तो सिक्रीशंस को रिड्यूस करने के लिए हमें इसको किस डोज में देना पड़ेगा, दैट इज़ 0.1 to 0.2 mg टोटल। ठीक है, यानी आप अगर 0.2 mg इसमें देखा जाए 1 ml तो 1 देना पड़ेगा, तो ये अच्छा खासा करेगा। अगर आपको ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करना है, ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए आपको अगेन इसको देना पड़ेगा 0.1 to 0.2 mg के हिसाब से, तो ये ब्रेडिकार्डिया को भी ठीक करेगा। और अगर आपको इसको रिवर्सल के साथ यूज़ करना है जैसे नियोस्टिगमीन वगैरह हो गया, तो उस केस में अराउंड 0.5 mg हमें यूज़ करने पड़ेंगे ग्लाइकोपाइरुलेट। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो 2.5 mg का नियोस्टिगमीन आता है, ठीक है, जो कि 5 ml होते हैं, उसके साथ हमें असल में 0.5 mg ग्लाइकोपाइरुलेट यूज़, यानी हर
0.5 mg आप बोल सकते हो नियोस्टिगमीन के साथ 0.1 mg ग्लाइकोपाइलेट मिक्स होगा। दैट मीन्स 2.5 mg जो हमारे पास नियोस्टिगमीन होता है तो उसके साथ 0.5 mg जो है हमें ग्लाइकोपाइलेट ऐड करना पड़ेगा। तो 0.2 mg जो हमारे पास आता है इसका एम्प्यूल, उसमें 1 ml वाले 2 एम्प्यूल हो गए और एक और ml में से आधा ml इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको रिवर्सल के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मोस्टली हम 2 एम्प्यूल्स इसमें से जो है मिक्स करते हैं, दैट इज़ 0.4 mg तक मिक्स करते हैं, बट आइडियल डोजेज इज़ 0.5 mg। ठीक है, अगर देखा जाए इसके इंडिकेशंस, कब कब आप ग्लाइकोपाइलेट को यूज़ करोगे बाकी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए प्रेफर करना हो तो जब भी आपको आप बोल सकते हो कि सेलेवरी सिक्रीशंस या ब्रोंकियल सिक्रीशंस को ड्राई करना है तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर ड्राई सिक्रीशंस। ठीक है, तो ड्राइंग द सिक्रीशंस उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप। वैगोलिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो ताकि जो ब्रेडिकार्डिया वगैरह है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और रिवर्सल के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो किसी पर्सन में अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं करोगे। अगर किसी पर्सन में ग्लोकोमा है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं करोगे, स्पेशली नैरो एंगल ग्लोकोमा। अगर किसी पर्सन में टेकिकार्डिया है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी पर्सन में मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ है MI तो उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर किसी पर्सन में यूरिनरी रिटेंशन है तो फिर आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये टेकिकार्डिया कर सकता है, ठीक है, लेकिन एट्रोपिन के मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन टेकिकार्डिया कर सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से ड्राई माउथ हो सकता है, दैट्स ऑल्सो अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस। इसके अलावा ये प्यूपिल्स में डायलेशन भी कर सकता है जिसको माइड्रिएसिस कहते हैं। सो माइड्रिएसिस भी हो सकता है, दैट इज़ बेसिकली द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स। ठीक है, जो कि इसी से देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा जब हम ग्लाइकोपाइलेट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जो कि आप सब ने सुना होगा नाम, बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, दैट इज़ द एट्रोपिन। सो एट्रोपिन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली एट्रोपिन जो होता है ये अगेन एक क्लासिक एंटीकोलिनर्जिक है और ये एक पोटेंट वैगोलिटिक है। दैट मीन्स कि ये हार्ट रेट जो होता है उसको इंक्रीज कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इस वजह से ब्रेडिकार्डिया में इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी कॉमनली। इंजेक्शन की फॉर्म में आता है ये 0.1 mg पर ml के हिसाब से भी आता है, 0.4 mg पर ml के हिसाब से भी आता है, 0.5 mg पर ml के हिसाब से भी आता है, और 0.6 mg पर ml के हिसाब से भी देखने को मिलेगा आपको, 0.6 mg और 1 mg पर ml के हिसाब से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल कंसंट्रेशन हमारे पास आती है, 0.1, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 1 mg पर ml। ये सारी कंसंट्रेशन इसमें देखने को मिल सकती है। यूजेज की बात की जाए तो अगर किसी पर्सन में ब्रेडिकार्डिया होता है तो उसमें आप इसको यूज़ करोगे इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा इसको प्री मेडिकेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। ब्रेडिकार्डिया के लिए हम दे सकते हैं 0.5 टू यू कैन से 0.5 टू 1 mg के हिसाब से आप इसको दे सकते हो अगर आपको पेशेंट में इसको देना है फॉर ट्रीटमेंट। और रैपिड देना पड़ता है और रिपीट करना पड़ सकता है, 3 to 5 मिनट्स के बाद आपको इसको रिपीट करना पड़ सकता है। और अगर प्री मेडिकेशन की बात की जाए तो 0.4 टू 0.6 mg के हिसाब से आप दे सकते हो, और इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं आप, ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है। ठीक है, और डाइल्यूशन की बात की जाए तो इसको आप डाइल्यूट कर सकते हो, लेकिन डाइल्यूट हम करेंगे मोस्टली पीडियाट्रिक केसेस में। अगर हमें बच्चों के मामले में इसको यूज़ करना है तो वी कैन डाइल्यूट इट, अगर अडल्ट्स में यूज़ करना है देन डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर देखा जाए इंडिकेशंस क्या है इसमें, तो अगर किसी पर्सन में ब्रेडिकार्डिया है तो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्रेडिकार्डिया, दैट मीन्स एट्रोपिन सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया। और इसके अलावा अगर किसी पर्सन में मान लो वैगोलिसिस करना है, ठीक है, तो जैसे ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करना है तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा अगर किसी पर्सन में आप बोल सकते हो जैसे इंटुबेशन के टाइम पे ब्रेडिकार्डिया होगा, किसी में रिवर्सल के टाइम पे ब्रेडिकार्डिया होगा, बच्चों के मामले में रिवर्सल के टाइम पे ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो वहाँ पे भी एट्रोपिन यूज़ किया जा सकता है। सो एट्रोपिन जो है इसको हम रिवर्सल के टाइम पे बच्चों में यूज़ कर सकते हैं ताकि ब्रेडिकार्डिया जो इफेक्ट आता है वैगोलिसिस वाला उसको प्रिवेंट कर सके, उस रिफ्लेक्स को प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा इसको हम रिवर्सल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लाइको इज़ मोर प्रेफर्ड विद रिवर्सल। और अगर किसी पर्सन में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वगैरह होती है, ओपीपी पॉइजनिंग जिसको आप कहते हो, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एज एन एंटीडोट वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर बात की जाए तो अगेन अगर किसी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी है तो फिर आप इसमें इसको अवॉइड करोगे। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ अगर अगेन किसी पर्सन में नैरो एंगल ग्लोकोमा है तो फिर आप उसमें इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में एक मस्क्यूलर कंडीशन है दैट इज़ नोन एज मायस्थीनिया ग्रेविस, तो अगर मायस्थीनिया ग्रेविस है किसी पर्सन में तो उसमें भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो ये वहाँ पे उसकी इफ़ेक्ट्स को या उसके सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो इससे सीवियर टैकीकार्डिया हो सकता है। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन। इसके अलावा ड्राई माउथ इसमें भी हो सकता है, ठीक है। हाइपरथर्मिया हो सकता है, पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इनिशियल ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिल सकता है, बाद में टैकीकार्डिया होगा। और इसमें जो है कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशंस, ड्राउजीनेस, एजिटेशन वगैरह भी देखने को मिल सकता है। सो दैट्स अबाउट द एट्रोपिन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसी एंटीकोलिनर्जिक में ही एक और ड्रग जो कि इन दोनों के मुकाबले अच्छा माना जाता है बट उतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, दैट इज़ नोन एज हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है इसको हम स्कोपोलामाइन भी कहते हैं। तो स्कोपोलामाइन जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा ड्रग है, ठीक है। सो स्कोपोलामाइन सो दिस इज़ हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये लेस कॉमन यूज़ है रूटीन यूज़ के हिसाब से, अगर देखा जाए ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छा खासा सिडेटिव एंड एमनीशिया वाला इफ़ेक्ट दिखा सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये इंजेक्शन फॉर्म में आएगा, 20 mg/ml का इसका इंजेक्शन आता है और ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं, 1.5 mg वाले भी आते हैं जो कि 0.5 mg पर डे के हिसाब से रिलीज़ कर सकते हैं ओवर 3 days। तो 3 दिन तक आप इसको लगा के रख सकते हो अगर आप पैचेस यूज़ करोगे तो। और डोजेज की बात की जाए तो 0.2 to 0.6 mg इसका रहता है प्री मेडिकेशन के टाइम पे, और अगर वैसे मतलब जीआई ट्रैक की स्टिमुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 10 to 20 mg आप यूज़ कर सकते हो सिक्रीशंस वगैरह को कम करने के लिए। इंडिकेशंस की बात की जाए तो प्री मेडिकेशन टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक सिडेटिव एंड एमनीसिक इफेक्ट दिखाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया एंड वॉमिटिंग भी ये प्रिवेंट कर सकता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो जो PONV है, पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया वॉमिटिंग, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकता है उसको। और अगर किसी पर्सन में एंडोस्कोपी के टाइम पे स्पाज्म वगैरह होता है अंदर विसरल ऑर्गन्स में, तो जैसे फॉर एग्जांपल ईसोफेगस या फिर स्टमक वगैरह में जो है स्पाज्म वगैरह होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन में इसकी हाइपरसेंसिटिविटी हो तो अवॉइड करना चाहिए। अगेन नैरो एंगल ग्लोकोमा है तो जैसे बाकी के सारे एंटीकोलिनर्जिक से अवॉइड करने हैं तो ये भी अवॉइड करना है। और बच्चों के मामले में और बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उन केसेस में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। यंग अडल्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो सिडेशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, एमनीशिया हो सकता है। इसके अलावा ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है जो कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर वंस, और टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो दैट्स अबाउट द हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें किस एजेंट को हमें चूज़ करना चाहिए, क्या हम ग्लाइकोपाइलेट को प्रेफर करें या फिर हम एट्रोपिन को प्रेफर करें या फिर हम इसको स्कोपोलामाइन को प्रेफर करें। सो इन केस ऑफ दीज इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू यूज़ फॉर ड्राइंग द सिक्रीशंस, तो उस केस में हमारे पास जो है जो ड्रग ज़्यादा प्रेफर्ड है दैट इज़ ग्लाइकोपाइलेट। सो उस केस में ग्लाइको इज़ गुड।
अगर आपको एक्यूट ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करना है तो उस केस में एट्रोपिन इज प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू अदर वंस। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करना है, ठीक है, तो वो सबसे कम ग्लाइकोपाइरुलेट में है, तो ग्लाइको विल बी प्रेफर्ड इन दैट एज वेल। और अगर किसी पर्सन में सिडेशन करवाना है, साथ में एमनीशिया करवाना है, साथ में पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया वोमिटिंग प्रिवेंट करनी है, तो उस केस में वी विल यूज़ द स्कोपोलामाइन, ठीक है। तो स्कोपोलामाइन वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और अगर किसी केस में आप बोल सकते हो कि किसी केस में एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम, ठीक है, तो उस केस में जो या स्कोपोलामाइन किसी को आपने दे दिया, तो अगर इसको रिवर्स करना है तो वी कैन यूज़ फाइसोस्टिग्मीन। सो फाइसोस्टिग्मीन जो होता है इसको यूज़ किया जा सकता है एंड रिवर्स किया जा सकता है फाइसोस्टिग्मीन, मतलब स्कोपोलामाइन और फाइसोस्टिग्मीन को मिक्स करके, ठीक है। सो वो चीज़ होती है मतलब अगर एट्रोपिन या स्कोपोलामाइन की वजह से होगा ये, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय गिविंग फाइसोस्टिग्मीन। यानी स्कोपोलामाइन और एट्रोपिन अगर सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम दिखाएंगे पेशेंट में, तो वी कैन यूज़ फाइसोस्टिग्मीन विच इज़ कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर, और उस वजह से ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जिसकी वजह से सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम को ये ठीक कर सकता है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एंटीकोलिनर्जिक्स। तो अनदर ग्रुप और क्लास ऑफ ड्रग्स that can be included in the pre-medication. So next जो हमारे पास ड्रग्स का क्लास है which can be used in case of our pre-medication, that is the antiemetics. So antiemetics वो वाले ड्रग्स हैं जो नॉशिया वोमिटिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वोमिटिंग। एंड उस केस में अगर देखा जाए एंटीएमेटिक्स जो होते हैं ये बहुत सारे बोल सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स जो है, जो कि वोमिटिंग सेंटर या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है हमारे पास ब्रेन में, उनको जो है ये ब्लॉक कर सकता है, और उस वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मल्टी मोडल अप्रोच आता है, यानी ड्रग्स जो होते हैं अलग अलग क्लास के ड्रग्स हैं हमारे पास एंटीएमेटिक्स में, और अलग अलग ड्रग्स के क्लासेस जो है अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग ड्रग इफेक्टिव होगा, ना कि हर एक पेशेंट में सेम ड्रग इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंटली इफेक्ट होते हैं, उसमें आता है 5-HT3 जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। सो दिस इज़ वन। सेकंड हमारे पास आता है D2 जो कि होता है डोपामीन। सो दिस इज़ अनदर वन। एंड थर्ड हमारे पास आता है NK1 दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्सटेंस P। फोर्थ हमारे पास आता है H1 रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं हिस्टामीन। और इसके अलावा हमारे पास आता है मस्केरिनिक जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जो आता है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। सो एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, सब्सटेंस P, डोपामीन, सेरोटोनिन एट्सेट्रा। सो दीज आर द टारगेटेड रिसेप्टर्स जो कि हम एंटीएमेटिक्स में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन या जिसको हम कहते हैं ऑन्डेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग दिस ऑन्डेनसेट्रॉन कि ये ऑन्डेनसेट्रॉन होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका डोजेज वगैरह भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो इन केस ऑफ ऑन्डेनसेट्रॉन इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीएमेटिक एज द फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीएमेटिक्स इन केस ऑफ एनेस्थीसिया। तो इस केस में इसको हम कॉमनली एमसेट वगैरह भी कहते हैं। तो ये आता है हमारे पास 2 mg/ml के हिसाब से। 2 ml का हमारे पास आता है, इसमें आप बोल सकते हो एम्प्यूल। तो टोटल में हमारे पास 4 mg होते हैं एक एम्प्यूल में, या फिर हमारे पास 4 ml का भी आता है तो वो बन जाते हैं टोटल में 8 mg। लेकिन टोटल में जो डोजेज एक्चुअल में होती है दैट इज़ 2 mg/ml। बस इसमें या तो 2 ml वाला एम्प्यूल आएगा तो 4 mg होंगे, या फिर 4 ml वाला आएगा इसमें तो फिर 8 mg होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो ये हो गया इंजेक्शन, इसके वाइल आएगी 4 ml की, या फिर इसका एम्प्यूल आएगा 2 ml का, या फिर इसमें टैबलेट्स भी आते हैं। टैबलेट्स के केस में इसमें ओरली डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी आते हैं। इसमें 4 mg वाले टैबलेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं और 8 mg वाले टैबलेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, एक होता है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस इज़ लाइक कि आप पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो ताकि पेशेंट में वो कंडीशन ना हो। तो अगर आपको एमेटिक प्रोफाइलैक्सिस लेनी है तो उस केस में हम इसको 4 mg दे सकते हैं इंट्रावीनसली। सो वी कैन गिव 4 mg इंट्रावीनसली इन केस अगर आपको प्रोफाइलैक्सिस करना है।
और अगर किसी पेशेंट में मान लो हो गया वॉमिटिंग होगी तो उस केस में भी 4 mg इंट्रावीनस देंगे। लेकिन अगर किसी पेशेंट में नहीं हुआ तो प्रिवेंशन के लिए वी कैन गिव 4 mg इंट्रावीनसली आफ्टर सर्जरी एट द एंड ऑफ द सर्जरी। डाइल्यूशन जो होता है ज़रूरी नहीं है इस केस में, डायरेक्टली पुश कर सकते हैं आप। 30 सेकेंड से 2 मिनट्स तक का टाइम आप ले सकते हो उसको पुश करने के लिए, और इसमें डाइल्यूशन ज़रूरी नहीं होगा। अगर हम इसमें देखा जाए किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यानी प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वोमिटिंग। इसके अलावा जो भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से नॉशिया वोमिटिंग होता है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगेन यहाँ पे अगर किसी पर्सन में होगा है कि उसमें नॉन हाइपर सेंसिटिविटी है तो फिर आप उसको अवॉइड करोगे ये ड्रग देना। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे हाइपोटेंशन वगैरह अगर किसी पर्सन में है तो वहाँ पे चांसेस है कि इससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है सिचुएशन, तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो पेशेंट में हेडेक हो सकता है, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशेंट में जो है लिवर एंजाइम्स वगैरह जो है वो एलिवेट हो सकते हैं, ज़्यादा सिक्रीट हो सकते हैं इन केस अगर आप ऑन्डेंसेट्रॉन यूज़ करते हो। सो दिस इज़ वन एंटीएमेटिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड एंटीएमेटिक जो हमारे पास आता है जो कि इसी नॉशिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ नोन एज डेक्सामेथासोन। ये बेसिकली एक कॉर्टिकोस्टीरॉइड है। ये आप बोल सकते हो कि हमारे पास इसका एंटीएमेटिक इफेक्ट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ बेसिकली ए कॉर्टिकोस्टीरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड वैसे ही जैसे हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिजोन वगैरह आता है। सो इसमें अगर देखा जाए ये एक स्टीरॉइड है लेकिन ये एक पोटेंट एंटीएमेटिक भी है और इस वजह से इसका इफेक्ट अच्छा होता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कभी कभी कम्बिनेशन में। इसमें अगर देखा जाए तो 4 mg पर ml वाली जो कंसनट्रेशन है वो आपको देखने को मिल सकती है, 8 mg पर ml वाली कंसनट्रेशन भी आपको देखने को मिल सकती है, 24 mg पर ml की कंसनट्रेशन भी आपको देखने को मिल सकती है, और ये वाइल्स में भी आ सकता है, एम्प्यूल्स में भी आ सकता है। आइडियली आपको 4 mg पर ml की 2 ml की वाइल आपको देखने को मिल सकती है या एम्प्यूल देखने को मिल सकता है। सो दैट बिकम्स 8 mg। इसमें अगर देखा जाए तो डोजेज जो अडल्ट में होता है पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 4 to 8 mg इंट्रावीनस डोज। तो प्रिवेंशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एट दैट टाइम, और इसमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत अगेन नहीं है, और इसको जो है आप डायरेक्टली भी पुश कर सकते हो या फिर आप इसको आईवी फ्लूइड के साथ मिक्स करके भी दे सकते हो। ठीक है, और प्रोफाइलैक्सिक अगर आपको पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करना है उसमें आप इसको यूज़ करोगे। ट्रीटमेंट के लिए उतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता लेकिन प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड स्वेलिंग भी ये रिड्यूस कर सकता है। सो ये इसका एक और इफेक्ट हो गया। और अगर किसी पर्सन में सेरेब्रल एडीमा है, सो इन केस ऑफ सेरेब्रल एडीमा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये उसको मिनिमाइज़ करेगा या कम करेगा, मैनेज कर सकता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो बॉडी में होती है उनको भी ये ठीक कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो अगर किसी में स्टीरॉइड्स की हाइपरसेंसिटिविटी है तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पर्सन में सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस है वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी पर्सन में आपने कोई लिविंग वायरस वाला वैक्सीन किया है तो फिर उसमें भी हमें ये अवॉइड करना चाहिए, यानी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनमें अवॉइड करना चाहिए। और कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कर सकता है। सो दैट इज़ one complication that can happen, that is the hyperglycemia. So in case अगर किसी पर्सन में हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो वहाँ पर हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा, बट दैट इज़ बेसिकली अ साइड इफेक्ट ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज द डेक्सामेथासोन और डेक्सोना। इसके अलावा बर्निंग, इचिंग वगैरह स्पेशली पेरिनियल एरिया में तो वो चीज़ हो सकती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स में एड्रिनल सप्रेशन हो सकता है, बट अगर आप लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तब। अगर आप सिंगल डोज यूज़ करते हो देन इट विल नॉट कॉज दैट मच इफेक्ट। इसके अलावा वाउंड हीलिंग में डैमेज कर सकता है, ये डिले कर सकता है। और इसके अलावा फेस में वो फ्लशिंग सी, बर्निंग सी, और वो एकदम से ऐसे लगेगा रेडनेस सी फैल गई फेस पे, वो चीज़ें हो सकती है अगर आप डेक्सामेथासोन को यूज़ करते हो। इसके अलावा भी और भी हमारे पास एजेंट्स हैं जैसे NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स जिसको हम एप्रीपिटेंट कहते हैं,
वो भी एक एजेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. लेट मी गिव यू अ स्लाइट आइडिया अबाउट दैट एज वेल. सो द नेक्स्ट एजेंट दैट वी हैव इज द NK1 receptor antagonist, which is known as aprepitant. So ये वाला जो एजेंट है, ये वाला जो ड्रग है जिसको आप यूज़ करते हो, तो इट कैन बी बेसिकली यू कैन से कैप्सूल्स की फॉर्म में आ सकता है या इंजेक्शन की फॉर्म में आ सकता है. 40 mg के भी कैप्सूल्स आएंगे, 80 mg के भी कैप्सूल्स आएंगे, 125 mg के भी कैप्सूल्स आएंगे, और इंजेक्शन आता है 150 mg वाला, ठीक है, पाउडर फॉर्म में. सो इस केस में हमारे पास जो ड्रग है वो या तो एप्रिपिटेंट हो सकता है, या फिर हमारे पास एक आता है दैट इज नोन एज फोसाप्रिपिटेंट, फोसाप्रिपिटेंट, ठीक है. तो ये ड्रग्स हमारे पास आ सकते हैं ठीक है, हाँ. सो फोसाप्रिपिटेंट या एप्रिपिटेंट जो है, इनको आप यूज़ कर सकते हो. आइडियली अगर देखा जाए तो पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया वोमिटिंग के लिए अगेन इसको आप यूज़ कर सकते हो. अगर प्रिवेंट करना है, प्रोफाइलैक्सिस अगर करनी है, तो 40 mg हम देंगे इसमें से, एप्रिपिटेंट में से, ठीक है, जो कैप्सूल होता है ओरली, और सर्जरी से 3 घंटे पहले हम दे सकते हैं इसको, इंडक्शन से 3 घंटे पहले. और अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं फोसाप्रिपिटेंट को, तो हमें 150 mg जो होती है उसको यूज़ करना पड़ेगा, और ये हमें देना पड़ेगा 15 to 30 मिनट्स तक, मतलब इन्फ्यूजन इसका देना पड़ेगा 15 to 30 मिनट्स तक, वो स्लोली देना पड़ेगा. तो ये होगा अगर आप इनको यूज़ करोगे. कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगर इनमें जो है हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह है तो अवॉइड करना चाहिए. और अगर पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया वोमिटिंग की प्रोफाइलैक्सिस करनी है तो यूज़ करना चाहिए. उस केस में कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉसिया एंड वोमिटिंग जो होता है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है. अगर कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ओवरऑल ये वेल टॉलरेटेड है, लेकिन फैटीग हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, किसी पेशेंट में हिकअप्स हो सकते हैं, यानी हिचकियाँ वगैरह आ सकती है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एंटी इमेटिक ही, उसमें आता है हमारे पास दैट इज़ नोन एज ड्रॉपेरिडोल. ड्रॉपेरिडोल जो है दैट इज़ D2 एंटागोनिस्ट, यानी डोपामीन जो है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो. तो उस केस में हमारे पास आता है दैट इज़ नोन एज द ड्रॉपेरिडोल. सो ड्रॉपेरिडोल जो होता है हमारे पास, ये एक तरीके का पोटेंट ब्यूटायरोफिनोन है, ठीक है. इसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी कहा जाता है, मतलब एक तरीके का ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी है इसमें, क्योंकि इसमें जो ECG वगैरह है उसमें चेंजेस आती है. हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेट्स गो फॉर अनदर एंड. इसमें इंजेक्शन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा 2.5 mg पर ml के हिसाब से आएगा कंसंट्रेशन, और इसमें 1 ml के भी एम्प्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे और 2 ml के एम्प्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे. और इसको हम प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. 0.625 से लेके 1.25 mg इंट्रावीनस रूट के थ्रू आप दे सकते हो, और ये अच्छा खासा प्रिवेंशन भी कर सकता है और ट्रीटमेंट भी कर सकता है. इसको अनडाइल्यूटेड फॉर्म में देना पड़ेगा डायरेक्टली, इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों प्रिवेंट भी कर सकता है और ट्रीटमेंट भी कर सकता है पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया एंड वोमिटिंग को. स्पेशली इसको तब यूज़ किया जाएगा जब बाकी सारे मेथड्स फेल हो जाए, जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन वगैरह जब फेल हो जाए, डेक्सामेथासोन जब फेल हो जाए, देन इन दैट केस ड्रॉपेरिडोल कैन बी यूज्ड. और इसमें अगर किसी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी है तो अवॉइड करना चाहिए, या अगर किसी पर्सन में QT प्रोलॉन्गेशन हो रही है ECG में, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए. तो इसमें सिडेशन देखने को मिल सकती है साइड इफ़ेक्ट, और इसके अलावा इसमें एंग्जाइटी वगैरह भी देखने को मिल सकती है, रेस्टलेसनेस भी देखने को मिल सकती है. तो ये चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिल सकती है. इसके अलावा इसमें एक और ड्रग भी इंक्लूड किया जा सकता है एंटी इमेटिक्स में, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज़ मेटोक्लोप्रोमाइड. तो ये वाला ड्रग जो है ये बेसिकली D2 एंटागोनिस्ट एंड 5-HT4 एगोनिस्ट है, दैट इज़ नोन एज द मेटोक्लोप्रामाइड. देखो, मेटोक्लोप्रामाइड और ऑन्डेंसेट्रॉन के बारे में आपको एक डिफरेंस पता होनी चाहिए. मेटोक्लोप्रामाइड जो होता है ये गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जल्दी करवाता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होने के चांसेस कम होते हैं, और जो ऑन्डेंसेट्रॉन है वो अपर GI रिफ्लेक्सेस को जो है आप बोल सकते हो ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग को वो प्रिवेंट करेगा.
सो ये इंजेक्शन फॉर्म में आ सकता है, 5 mg पर ml की कंसनट्रेशन इसमें आएगी और 2 ml के एम्प्यूल्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको मेटाक्लोप्रामाइड के। और ये पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया वोमिटिंग में अगर आपको देना है तो 10 mg इंट्रावीनस रूट के थ्रू आप दे सकते हो, यानी इसमें से एक एम्प्यूल आपको जो है पूरा देना पड़ेगा इन केस ऑफ अडल्ट्स, ठीक है। डाइल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप आईवी पुश दे सकते हो, 1 से 2 मिनट्स तक इसको देना पड़ेगा स्लोली। और इसको हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव नॉसिया वोमिटिंग के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है ये। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन और वोमिटिंग होने के चांसेस को ये रोक देगा, यानी जब इंटेस्टाइन्स में जल्दी जल्दी खाना आगे चलेगा तो वोमिटिंग होने के और एस्पिरेशन होने के चांसेस को ये प्रिवेंट कर सकता है। और इसमें अगर किसी पर्सन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर परफोरेशन है इंटेस्टाइन्स में या हेमरेज वगैरह हुआ है तो उस केस में हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और एपिलेप्सी भी अगर किसी पर्सन में है तो वहाँ पे भी मेटाक्लोप्रामाइड को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। इसमें रेस्टलेसनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकता है, या पेशेंट डायरिया वगैरह भी हो सकता है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्री मेडिकेशन, दैट इज़ द एंटी एमेटिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है ड्रग्स का, वो हम एस्पिरेशन वगैरह जो है उसको प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो गैस्ट्रिक लाइनिंग वगैरह है उसको ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको आप बोल सकते हो सेफ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल इनका जो वॉल्यूम रहता है, इनको हम एंटी अल्सर एजेंट्स भी कहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक ये अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनका जो ओवरऑल एम रहता है वो ये होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स के वॉल्यूम को और एसिडिटी वगैरह को प्रिवेंट किया जाए, तो ताकि पेशेंट में जो है एस्पिरेशन या फिर आप बोल सकते हो वोमिटिंग के साथ जो लंग्स में जाता है कंटेंट वो ना हो। और इसमें अगर देखा जाए, अगर पेशेंट में कभी फुल स्टमक वगैरह होता है तो हम मोस्टली रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन को यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पे ये जो एस्पिरेशन है इसको प्रिवेंट करने के लिए 2 तरीके के ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। एक होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिनको आप कहोगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये वो वाले ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें सबसे कॉमनली आता है हमारा रेंटिडीन। सो रेंटिडीन जो है दैट इज़ बेसिकली H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, सो PPIs जिनको हम कहते हैं, सो दैट इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो इस केस में हम इसको कहते हैं PPI। मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा पेंटाप्रोजोल वगैरह, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पेंटॉप भी कहते हो। सो इन्हीं 2 को हम पढ़ेंगे क्योंकि इनको भी हम प्री मेडिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस रेंटिडीन। सो इन केस ऑफ रेंटिडीन, व्हाट इज़ इट्स यूज़ एंड डोजेज एट्सेट्रा, हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। ये जेंटैक, रेंटैक वगैरह करके आते हैं इसके ब्रांड नेम्स, और रेंटिडीन होता है उसमें सॉल्ट। इंजेक्शन की फॉर्म में आएगा तो 25 mg पर ml की कंसनट्रेशन पे ये देखने को मिल सकता है आपको, या फिर आपको एक 2 ml का एम्प्यूल मिलेगा जिसमें 50 mg टोटल में ये होंगे। ये टैबलेट फॉर्म में भी आ सकता है, टैबलेट फॉर्म में ये 150 mg या फिर 300 mg की कंसनट्रेशन में आपको मिलेगा। आइडियली हम ज़्यादातर कॉमनली 150, जिसको हम रेंटिडीन या एसिलॉक 150 करके नाम सुनते हैं, सो दैट्स बेसिकली दिस वन। तो इसमें अगर डोजेज देखा जाए तो इसको आप 50 mg दे सकते हो एक अडल्ट में, इंट्रावीनसली भी दे सकते हो और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो, और इसको हमें देना पड़ेगा अराउंड 45 to 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी, तभी जाके ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम थोड़ा लेट देंगे तो फिर ये उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ओरली अगर देखा जाए तो 150 mg वाले जो टैबलेट्स होते हैं उनको हम कॉमनली अडल्ट्स में यूज़ करते हैं, और अगर हम टैबलेट के थ्रू देंगे तो 2 to 3 आवर्स बिफोर सर्जरी हमें देखना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छा खासा इफेक्ट वहाँ पे दिखाएगा। अगर देखा जाए तो इसको हम IV पुश के थ्रू दे सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो हम इसको नॉर्मल स्लाइन या फिर 5% या जिसको हम D5 कहते हैं उसमें भी आप इसको जो है डाइल्यूट कर सकते हो और देन इसको दे सकते हो।
और इंडिकेशंस अगर देखा जाए किसी पर्सन में अगर हमें एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है तो हम ये देंगे, या फिर अगर किसी पर्सन में कोई ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह हैं तो उनको ट्रीट करना हो या उनको मैनेज करना हो तो वहाँ पे भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं रेंटिडीन को। और अगर देखा जाए यूज़ कब नहीं करना है, अगर किसी पर्सन में नोन हाइपर सेंसिटिविटी है देन इन दैट केस आप इसको अवॉइड करोगे। और इसके अलावा अगर किसी पर्सन में आपको हिस्ट्री होती है पॉरीफायरा इन्फेक्शन की, एक्यूट पॉरीफायरा वगैरह, तो वहाँ पे भी हमें इसको अवॉइड करना है। अगर कॉम्प्लिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें हेडेक हो सकता है, इसमें डिजीनेस देखने को मिल सकती है पेशेंट में, और इसके अलावा इसमें जो है ब्रेडिकार्डिया भी कभी कभी हो सकता है, जो कि रेयर है काफ़ी बट हो सकता है इन सम केसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें और भी आ सकता है, जैसे रेंटिडीन के साथ फेमिटिडीन भी आ सकता है। फेमिटिडीन जो होता है ये एक और ड्रग है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बट इट्स नॉट यूज दैट मच जितना कि हम रेंटिडीन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो आता है हमारे पास 10 mg पर ml की कंसनट्रेशन में आता है। 2 ml और 2 ml और 4 ml के वाइल्स हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। टैबलेट भी इसमें आता है, एक तो 20 mg वाला टैबलेट आता है, दूसरा 40 mg वाला टैबलेट आता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर इंजेक्शन को आपको यूज़ करना है तो अडल्ट में हम देते हैं 20 mg, या तो हम इंट्रावीनस रूट के थ्रू देंगे या फिर हम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देंगे, तो डिपेंड्स कि आप कैसे इसको देना चाहते हो। और अगर देना है तो 45 to 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी आपको देखने को मिलेगा, देना पड़ेगा। और अगर अगेन आप इसको टैबलेट दोगे, टैबलेट्स के केस में आपको इसको 2 to 3 आवर्स बिफोर सर्जरी, जैसे कि हमारे रेंटिडीन में देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। डाइल्यूशन की ज़रूरत अगेन नहीं है, आप अनडाइल्यूटेड भी दे सकते हो, बट अगर आप डाइल्यूट करना चाहो तो 5 से 10 ml के नॉर्मल सलाइन में आप इसको डाइल्यूट कर सकते हो, नॉट D5 हम रेंटिडीन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो अगेन ये एस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे हम रेंटिडीन को यूज़ कर सकते हैं वैसे फैमिटिडीन को भी यूज़ कर सकते हैं। और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या गर्ड वगैरह जो होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, तो उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और अगर किसी पर्सन में इसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो अगेन हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया इसमें अगेन रेयर है जिस तरीके से हमारे पास रेंटिडीन में। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में आता है ड्रग, जो कि बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन प्री मेडिकेशन, दैट इज़ नोन एज द पेंटोप्रोजोल। पेंटोप्रोजोल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेंटॉप भी कहते हैं। सो द पेंटोप्रेजोल इज़ बेसिकली अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनको कॉमनली बोला भी जाता है PPI। सो ये एक PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, मोस्ट मोर पोटेंट होता है ये, और H2 एंटागोनिस्ट जैसे रेंटिडीन वगैरह जो है उसके मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव पेंटोप्रोजोल ही होता है। ठीक है, और इस केस में ये गैस्ट्रिक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव ATPase पंप्स वगैरह जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप, उनको ये ब्लॉक करता है, इसीलिए इनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए हमारे पास इंजेक्शन फॉर्म में भी ये आता है, 40 mg की पाउडर फॉर्म में ये देखने को मिलेगा आपको, फिर उसको आप डाइल्यूट कर सकते हो जैसे आपने देखा होगा कॉमनली, और वाइल में आएगा। और इसके अलावा टैबलेट्स भी आते हैं, इसमें 20 mg के टैबलेट्स भी आते हैं और 40 mg के टैबलेट्स भी आते हैं, लेकिन ये डिलेड रिलीज़ वाले होते हैं। तो हम ज़्यादातर अगर फास्ट एक्शन दिखाना है तो हम पेंटोप्रोजोल का एम्प्यूल यूज़ कर सकते हैं, वाइल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पाउडर होगा, उसको हम मिक्स कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन वगैरह के साथ, और इसको हम 5% डेक्सट्रोज के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। डोजेज की बात की जाए तो आइडियली एक अडल्ट में हम 40 mg इंट्रावीनस रूट के थ्रू अगर देंगे तो ये हमें देना पड़ेगा 30 to 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी, तो हम वहाँ पे आराम से इफेक्ट देख सकते हैं। डाइल्यूशन अगर देखा जाए, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है तो डाइल्यूशन करना ही पड़ेगा, हम इसको 5 ml में भी डाइल्यूट कर सकते हैं, 10 ml में भी डाइल्यूट कर सकते हैं। आइडियली हम 10 ml में डाइल्यूट करेंगे इसको 0.9% सोडियम क्लोराइड में, या फिर अगर आपको नहीं देना तो हम इसको जो है 5% डेक्सट्रोज के इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं या नॉर्मल सलाइन में भी दे सकते हैं। 100 ml इन्फ्यूजन बोतल के साथ मिक्स करेंगे और 15 मिनट तक उसको चलाएंगे। ठीक है, इसको यूज़ करना कब है, जब हमें प्री ऑपरेटिव टाइम में एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है, तो हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। गर्ड अगर जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ उसको ट्रीट करना है, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करना है, तो
उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पेप्टिक अल्सर्स में ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम पेंटोप्रोजोल को यूज़ करेंगे। अगर किसी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी है पीपीआईज का या पेंटोप्रोजोल का तो अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो है हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नौशिया हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर्स वगैरह, विटामिन B12 डेफिशिएंसी वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ हमारे पास एक और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आता है जो कि एक और है जो कि कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज ओमप्रेजोल। ठीक है, रेबिप्रोजोल भी आता है। ओमप्रेजोल जो है ये भी एक एजेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगेन 40 mg का इसमें भी पाउडर फॉर्म में आता है इंजेक्शन जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो टैबलेट्स आते हैं जैसे यहाँ पे 20 और 40 के आते थे, इस केस में हमारे पास 10 वाले भी आएंगे, 20 वाले भी आएंगे और 40 mg वाले भी आएंगे टैबलेट्स, और डिलेड रिलीज वाले होंगे वो भी। ठीक है, और अगर अगेन इसको आपको यूज़ करना है तो अगेन इसको आप 40 mg IV दोगे 30 to 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी। और इसमें डाइल्यूशन अगेन अगर आपको करना है तो आप इसको सोडियम क्लोराइड और या 5% डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट कर सकते हो और पेशेंट को दे सकते हो। और इसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इंडिकेशंस वगैरह हैं या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है वो सेम वैसे ही है जैसे पेंटोप्रोजोल में होती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। अब इसमें जो है पेशेंट्स किन में हमें इनको यूज़ करना पड़ेगा, जिनमें है हाई रिस्क होता है, एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस करनी पड़ती है हमें, एस्पिरेशन होने के चांसेस जिनमें बहुत ज़्यादा होती है उनमें हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो गए या फिर पेशेंट्स जिनमें हाइएटस हर्निया वगैरह होता है, या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या ओबीज पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमें इनको यूज़ करना पड़ सकता है। और ये वहाँ पर जो है नौशिया वोमिटिंग तो हो गया अलग चीज़, लेकिन वोमिटिंग को प्रिवेंट करना ताकि एस्पिरेशन ना हो वो यही चीज़ करेंगे और एस्पिरेशन को ये रोकेंगे। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं या तो H2 एंटागोनिस्ट जिसमें एरेंटिडीन फेमोटिडीन वगैरह आता है, या फिर हम PPIs को यूज़ कर सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिनमें पेंटाप्रोजोल, ओमप्रोजोल वगैरह यूज़ किया जा सकता है। तो जो रेंटिडीन वगैरह होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को रिड्यूस करते हैं, तो वो वैसे काम करते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली एसिड की सिक्रीशन में जो सोडियम पोटेशियम के पंप्स होने चाहिए थे यूज़, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस वजह से ये अपना काम दिखा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कीप इन माइंड व्हेन वी आर गिविंग द ड्रग्स इन प्री मेडिकेशन. So that was an overall idea about the various drugs that can be used for pre-medication. In our next part we will be discussing the drugs which are used in anesthesia. Then hopefully in our next part after that we will be discussing the drugs which are used in emergency. So I think that we can basically divide this topic of the drugs in three main parts. One that was discussed today, that is the pre-operative drugs or the pre-medication, and in our second part we will be discussing the drugs which are used intraoperatively, and that is basically divided into two parts. One will be the drugs which are used for the purpose of anesthesia, and second one will be those drugs which are used in case if there is any type of emergency. In order to deal with that emergency, what are the different drugs that we will be discussing. Okay, so I hope everyone got everything that was discussed in today's lecture, and still if there was any type of doubt, confusion or question, you can drop that in the chat box. I hope that I will reply to you as soon as possible. Thank you so much for your kind support and cooperation. Have a very good evening, good day. Allah Hafiz. Bye bye. Take care. Bye.